Vai jawab racionista. Ainda para concordar, talvez não vai jawab masaranista. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। Another जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी उस दर्जी उस आवाज दर्जी। जी काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। और स्क्रीन में अभी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वैसे से खबर नहीं था। मोबाइल में खुले तनी वाले थे। काइंडली आप कि जिसकी भी माइक जो है वो ऑन है उसको म्यूट कर लीजिए। मादा से सुनी थी खड़े कसम दर्द करूँ ताज़र मिस लगे। हबीबा, वट एवर यू आर सेइंग इट इज नॉट। Isso comunista. Eu vaqt चाहता हमने Zamama WhatsApp access था सस्ता दे चके। जी काइंडली आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। Yes, it is visible. ओके फाइन। अच्छा, जिस तरह से Yes, हम ma'am. कल बात कर रहे थे कि हमारा जो पहला स्टेप होगा, जो हमारा पूरा पाइपलाइन है ड्रग डिस्कवरी के हवाले से, तो उसमें जो सबसे पहली हमें अंडरस्टैंडिंग करनी थी वो थी हमारी के बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में यूज होंगे। ठीक है, हमने इनको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है कि किस तरह से काम करते हैं। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस को जो है यहाँ पर स्क्रूटनी किया गया है और इसी के ऊपर जो हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, अगर सिर्फ मैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को लेकर चलूं तो तकरीबन हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसे डेटाबेसेस हैं कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो लेकिन चूंकि इस पूरे समर कैंप का जो मकसद है वो ये था कि आपको अंडरस्टैंड करवाना कि जो आपकी ड्रग डेवलपमेंट की पाइपलाइन होती है इसको हम कैसे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए होगा, प्रोटीन के फंक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके एक्टिव साइट के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर को वो प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके जो पार्टनर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने समझना होगा। और फिर डेफिनेटली जब हम प्रोटीन के हवाले से तमाम चीजें ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा काम होगा कि किस तरह से हम केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उन उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, किन प्रोटीन्स को नॉर्मली टारगेट करते हैं, अगर को उनकी कोई नॉन फंक्शन जो है वो मौजूद है उस सूरत में। ठीक है, और फिर उन केमिकल कंपाउंड्स को हमें डाउनलोड कैसे करना होगा, कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टूल्स के अंदर जो है हमें रिक्वायर होते हैं, डिफरेंट टूल्स है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर डेटा को लेते हैं। फॉर्मेट्स क्या होते हैं उसको भी मैं आज हम अपने इसी लेक्चर के अंदर जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर आप लोगों को लिटरेचर सर्चिंग करनी है, सबसे पहले तो आपको अपना वर्क फ्लो पता होना चाहिए, यानी कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन आता है ना कि आपका जो है वो रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में देखें देयर कैन बी मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपका क्वेश्चंस जो है, अच्छा ये जो आपकी बन रही है ना, कहना चाहिए डॉक्यूमेंट जो आपका बन रहा है इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को इसी में डाल दूंगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। ठीक है, और वहां से जो है आप लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे। ये इसका एक्सेस मैंने
आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन प्लीज काइंडली इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रीवियसली ऐसा कई दफा हमारे साथ हुआ है कि हम लिंक को डालते हैं, ठीक है, और चूंकि स्टूडेंट को से इसमें डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट करना होता है, तो हम इसमें एडिट का ऑप्शन डालते हैं, ठीक है। अच्छा, वो एडिट का ऑप्शन हम तो डाल देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है ना वो आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं, बट वो डेटा चूंकि एडिटेबल होता है ना, तो उसमें से यहाँ से चीजें जो है वो निकाल देते हैं। अब या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को एडिट का ऑप्शन ना दूं, ठीक है, आप लोग जैसे इसको व्यू कर सकें, तो उस सूरत के अंदर डेफिनेटली आप यहाँ से चीजों को कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो जस्ट आप लोगों ही की सहूलत के लिए मैंने इसमें जो है वो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर ये इशू मेरा इस दफा भी आया तो फिर मेरी मजबूरी होगी कि मैं इसमें से एडिट का ऑप्शन वो हटा दूं, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, आप सब जो है वो मेच्योर इनफ है, चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। हम बात कर रहे थे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सॉरी एक चीज, हाँ सॉरी एक रह गई है, कल मेरे पास पर्सनल नंबर पर जो है वो कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि वो जूम की जो है उनके पास रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं हो रही है। उसका मैंने टीम से कह के भी मैसेज डलवा दिया था, और मैंने खुद ने भी डाल दिया था कि जब आप अपनी जूम की जो रिकॉर्डिंग है उसको पीसी पे खोलेंगे, ठीक है, मोबाइल के ऊपर ऑप्शन तो आता है डाउनलोड का, लेकिन आई थिंक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहां से डाउनलोड आप कर नहीं सकते। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा मोबाइल पर। पीसी के अंदर जब आप खोलेंगे ना, तो आपके पास यहाँ कहीं ऊपर तीन डॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है, जब आप उन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा काइंडली देख लीजिएगा। बाकी ये सब चीजें जो है टाइम टू टाइम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताते रहेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, दूसरा हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिफरेंट आप प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सीक्वेंस डाइवर्सिटी के ऊपर, सॉरी, आप सीक्वेंस डाइवर्सिटी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्वेंस डाइवर्सिटी बिटवीन द पॉपुलेशन, ठीक है, और अमंग द पॉपुलेशन, अमंग द इंडिविजुअल्स। मतलब सेम प्रोटीन होगी लेकिन उसकी जो है ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होगा। तो आप सीक्वेंस डाइवर्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, आप म्यूटेशंस के इफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी म्यूटेशन का जो है ओवरऑल प्रोटीन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर या उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप एवोल्यूशनरी ल्यूशनरी स्टडीज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप इन सिलिको कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इफेक्ट, म्यूटेशन का इफेक्ट आपने देख लिया, इसके अलावा आप कर कर सकते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस, ठीक है, और उसकी इवेलुएशन। सिर्फ प्रिडिक्शन ही नहीं होती बल्कि उसकी इवेलुएशन जो है वो भी की जाती है। इसके अलावा जो है वो आप डॉकिंग का काम करवा सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी का काम करवा सकते हैं, आप वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो एनजीएस डेटा की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास एनजीएस डेटा है या जो ऑनलाइन पहले से डेटा मौजूद है उस डेटा को उठाकर उसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस जो हैं आप डेटा के अंदर, एनजीएस डेटा के अंदर से निकाल सकते हैं। आप मेटा जिनोमिक्स स्टडीज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप एपी जेनेटिक्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीन एक्सप्रेशन जो डेटा होता है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मतलब ये तो वो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो है ना वो आपके इन सिलिको होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब आप पबमेड के ऊपर जाएंगे, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, OMIM के ऊपर जाएंगे, तो स्टूडेंट कहते हैं कि हम इसे सर्च कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सर्चिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपने माइंड के अंदर, कल जो मैंने आप लोगों को एक वर्क फ्लो बताया था, तो उसमें भी
जो नंबर वन चीज थी वो ये है कि आपने अपना एक क्वेश्चन जो है ना वो निकालना है। ठीक है। अब क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको एक ब्रॉडर सर्वे करना होगा कि नॉर्मली जो डेटाबेसेस हैं या जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हो रहे हैं उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे लोग फोकस कर रहे हैं और उनमें से कितनी चीजें आपको आती हैं। ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है ना कि हम ऑल इन वन हो। ठीक है। हमें आर भी आती हो, हमें लिनक्स भी आती हो, हमें पाइथन भी आती हो, हमें मशीन लर्निंग भी आती हो, और इसके अलावा हमें इन तमाम टूल्स को जो है वो यूज करना भी आता हो। तो टाइम लगता है, बंदा हो जाता है डेफिनेटली। एक वक्त आता है कि वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है। बिल्कुल शुरू के अंदर जिस तरह से अभी आपकी स्टेजेस हैं और आप लोग अभी लर्निंग प्रोसीजर के अंदर इन 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 जर्नीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज और तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपका आप जो है वो कौन कौन से रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो है पहले तो ये जहन में रखना है कि वो कौन सी टर्म्स हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। और फिर उसके आगे आपने जो वर्ड लगाना है ना वो या तो आप लगा सकते हैं एंड करके। ठीक है। आप एंड करके, या तो आप इन सिलिको स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है। या आप कंप्यूटेशनल स्टडीज कर सकते हैं, या फिर करेक्टराइजेशन भी आप कह सकते हैं कंप्यूटेशन, या फिर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इटसेल्फ लफ्ज जो है वो यूज कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करेक्टराइजेशन कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करके आपने रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं या रिसर्च क्वेश्चन जिन पे लोग काम कर रहे हैं आप उनको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। वंस यू आर डन विद, तो आपके पास एक अच्छा सा पूल शामिल मौजूद हो जाएगा, एक अच्छे से रिसर्च आर्टिकल्स आपको। अच्छा, ये सर्चेस करते हुए ये जरूर सोचिएगा कि देखें, अगर आप आज से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होंगे, आप प्रोजेक्ट तो बना लेंगे, लेकिन जब आप पब्लिकेशन के लिए जाएंगे ना, तो पब्लिकेशन के लिए जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तो जर्नल का जो जो भी एडिटोरियल बोर्ड होता है ना, वो आपसे कहता है कि व्हाट हैव यू डन, जो कि आजकल के उसमें हो रहा है, ट्रेंड्स में हो रहा है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो आप अगर 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके काम करेंगे तो डेफिनेटली इसके पब्लिश होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल फ्लो में काम करना जरूर आ जाएगा, उसका एक फायदा जरूर होगा, लेकिन वो पब्लिश शायद ना हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये ट्रेंड्स को जरूर सर्च करें बिफोर वर्किंग ऑन एनी क्वेश्चन, कि आपने जो है वो जो जिन रिसर्च आर्टिकल्स को आपने ढूंढा है, तलाश किया है, वो आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से, किन टूल्स के साथ, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करके काम कर रहे हैं। काम तो वो इनसिली को ही कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो जिन डेटा सेट से जाके चीजों को निकाल रहे हैं आप उनको ना जानते हो। ठीक है। या आपने उनको उस तरह से इस्तेमाल ना किया हो, या वो जिन टूल्स के ऊपर, जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर या जिन सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन लैंग्वेजेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं, अगर को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अब जैसा कि मशीन लर्निंग की बात है ना, तो मशीन लर्निंग जो है देखिए, मशीन लर्निंग में बैक साइड के ऊपर जो प्रोग्रामिंग होती है वो ज्यादातर पाइथन बेस्ड होती है। मतलब अगर आपको पाइथन की बेस आ गई है ना, पाइथन की प्रोग्रामिंग की अगर आपको बेस आती है, तो मशीन लर्निंग में सिंपली क्या हो रहा होता है, मशीन लर्निंग में ये हो रहा होता है, मशीन लर्निंग के अंदर आपने दो डेटा सेट्स एक्चुअली बनाने होते हैं। एक सेट होता है आपका ट्रेनिंग डेटा सेट और दूसरा होता है आपका टेस्ट डेटा सेट। ठीक है। तो यानी कि एक आपका वो डेटा सेट होता है जो कि कंफर्म्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं चूंकि अभी हम ड्रग डिस्कवरी के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखो, मशीन लर्निंग में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रग डिस्कवरी को लेकर आना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ये सारा काम जो है ना वो मशीन लर्निंग के ऊपर, एआई की बुनियाद पर ऑटोमेट हो जाए, तो उसके लिए जो चीजें मुझे चाहिए होंगी वो ये कि मुझे एक तो जो है वो मुझे डॉकिंग की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डॉकिंग की जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मेरे पास होनी चाहिए, लाजमी है ये। ठीक है। फिर किन टूल्स के जरिए डॉकिंग की जाती है उसका भी मुझे पता होना चाहिए।
तीसरी चीज, आगे वाली जो चीज होती है वो ये कि अब चूंकि ये जो स्क्रूटनी है, जो वर्चुअल स्क्रीनिंग हम करवाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की जो हम आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर होती है, उसकी लॉजिक्स का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये सब चीजें हमें पता होंगी ना, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग एक्चुअली क्या है। फिर मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम हैं, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट हो गया और बहुत सारे अदर चीजें आ गई। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क हो गया, मतलब बेतहाशा चीजें हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनको आपको समझना होगा। फिर आप किस एल्गोरिदम के ऊपर काम करके मशीन लर्निंग की टेक्निक को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आपके पास, लेकिन एक ये बिल्कुल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आसान अल्फाज में, कि आपको पता तो हो कि मशीन लर्निंग में होता है क्या। मशीन लर्निंग में आपके पास सिंपल क्या होता है, आसान अल्फाज में, कि आपके पास एक केमिकल कंपाउंड का डेटा सेट है, बहुत ह्यूज डेटा सेट है। ठीक है, और आपने उस डेटा सेट को फिल्टर कर लिया है और उसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्या सर्च करना चाह रहे हैं, आप एक केमिकल कंपाउंड को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, और उस केमिकल कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट डॉक करके देखना चाहते हैं। ठीक है, अब उस केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट, जो प्रोटीन का जो एक्टिव साइट होता है ना, जिसके साथ केमिकल कंपाउंड जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो उस पॉकेट की अपनी एक नेचर होती है। ठीक है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉर्मली उसके सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखो, एक तो प्रोटीन होती है, दूसरा सबस्ट्रेट होता है। और हमारे नॉर्मल फिनोमेना में क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन है अपने सबस्ट्रेट के साथ जब इंटरेक्ट करता है, अगर वो प्रोटीन एंजाइम है तो वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल केसेस के अंदर जब हम डॉकिंग करवाते हैं ना, ड्रग डिस्कवरी की पाइपलाइन की बात करते हैं, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये इसको जो हम नॉर्मल कंडीशन में एज ए एंजाइम ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो एंजाइम एक ऐसा टाइप ऑफ, एक्चुअली तो एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, बट एंजाइम जो है स्पेशली फोकस होते हैं कि वो जो आपका बायोलॉजिकल रोल है या बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है, उसको वो स्पीड अप करते हैं, यानी कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो ये काम जो हो रहा होता है ना, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा होता एक्चुअली। उन एंजाइम्स के अंदर, उन प्रोटीन्स के अंदर खास पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव साइड अमाइनो एसिड। ठीक है, ये एक्टिव साइड अमाइनो एसिड क्या करते हैं कि उन केमिकल कंपाउंड्स को अपने साथ जो है वो बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद उनकी जो भी प्रोडक्ट होती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल अगर को ऐसी किसी प्रोटीन को, ऐसी किसी एंजाइम को टारगेट करते हैं जिसका ताल्लुक जो है उस पर्टिकुलर पैथोजेंस की सर्वाइवल से होता है या उसकी पैथोजेनेसिटी से होता है, तो हम ये सपोज करते हैं कि अगर को इस एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन रोक दिया जाए, इसका फंक्शन जो है वो इनहिबिट कर दिया जाए, तो उस सूरत में हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को रोक देंगे। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस एंजाइम का ताल्लुक जो था वो किससे था, इसकी पैथोजेनेसिटी से था, इसकी वायरलिटी से था, इसकी सर्वाइवल से था। तो अगर को इसका फंक्शन रुक जाएगा, तो हम ये सपोज करते हैं कि भाई इसकी जो पैथोजेनेसिटी है, इस एंजाइम की, जो कि इस पर्टिकुलर पैथोजन से हमने लिया है, तो ये पैथोजन जो है वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, पैथोजेनेसिटी कॉज नहीं कर सकेगा, सर्वाइवल इसका नहीं होगा, यानी कि ये मजीद सेल्स जो है वो डेवलप नहीं कर सकेगा। तो इनडायरेक्टली हमने क्या कर लिया कि इसके जो साइड इफेक्ट से, इसकी जो डिजीज कॉजिंग इफेक्ट थे, जो सिम्टम्स आ रही थी, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपका ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल जो सबस्ट्रेट था ना, जिस तरह से ये काम कर रहा था, जिन अमाइनो एसिड के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा था, तो हमने क्या करना होता है कि हमने एक्चुअली इस सबस्ट्रेट की जगह एक ऐसा केमिकल कंपाउंड लाना होता है जो कि सबस्ट्रेट ना हो, लेकिन सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सबस्ट्रेट के जैसी ऑलमोस्ट हो। अगर को वो सबस्ट्रेट छोटा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट स्पेसिफिक उसके अंदर है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक नेचर है, हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स चाहिए होंगे जो कि पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं उस एंजाइम के लिए। ठीक है, अब इस पे अगर हमें मशीन लर्निंग लगानी है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स का एक डेटा सेट बनाएंगे,
और उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ वाकई इस किस्म के केमिकल कंपाउंड जो हैं वो इस किस्म के एंजाइम्स को नॉर्मली इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास दूसरे साइड पे जो कि हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है, उसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड होंगे कि जिनकी एक्टिविटी जिनकी एक्टिविटी जो है वो अननोन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, एक तरफ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, दूसरी तरफ हमारे पास टेस्ट डेटा सेट का केमिकल कंपाउंड है। तो हम अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं कि ये जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट की केमिकल कंपाउंड्स है ना, इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से आप लर्न कर लो, ठीक है। कि इनमें क्या केमिकल कंडीशन होती है, कौन से केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, नॉर्मली इनका इंटरेक्शन किन केमिकल कंपाउंड्स के साथ, किन फर्दर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो हो सकता है। जब आपकी मशीन उस ट्रेनी डेटा सेट के केमिकल कंपाउंड को लर्न कर लेती है ना, तो अगला स्टेप क्या होता है कि उस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टेस्ट वाले केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। और वहां से आपका जो मशीन लर्निंग का जो रिजल्ट है ना, वो प्रेडिक्शन जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब चूंकि ये काम बहुत तेजी से होता है, बैक साइड के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें और सर्वर्स होते हैं जो कि इन तमाम चीजों को चला रहे होते हैं। तो यही काम जो कि आप कंप्यूटर बैठ के किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करते थे और उसमें बहुत टाइम लगता था, ये काम अब स्पीड अप हो गया है, ठीक है। और इसके बैक एंड के ऊपर जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं जो कि आपके केमिकल कंपाउंड जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर मौजूद है, उन जैसे केमिकल कंपाउंड को टेस्ट डेटा सेट के अंदर से सर्च करते हैं और वहां से आपको फिल्ट्रेशन और प्रेडिक्शन जो है वो करवा के देते हैं। तो देखें, मशीन लर्निंग एक थोड़ी सी एडवांस फील्ड है। अब इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे समर कैंप के अंदर जो है, हम जो बेसिक आपकी चीजें हैं, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरी पाइपलाइन है, जो एक आप ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल पाइपलाइन है, हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए अगेन जैसा से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैक एंड पे होना जरूरी है, रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, रिलेटेड टू एआई, रिलेटेड टू डॉकिंग। और डॉकिंग के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनका काम कैसे होता होता है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसकी डिटेल थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास, प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। देन आप अपनी मशीन लर्निंग की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैंने जो फर्स्ट काम है हमारा, वो था हमारा बायोलॉजिकल डेटा, कि हमें बायोलॉजिकल डेटा सेट्स को जो है वो स्टडी करना है। तो हम शुरू करते हैं, ये दो को हमने कल देख लिया था, एनसीबीआई को, पबमेड को। आज हम चलेंगे जेन बैंक के ऊपर। अच्छा, ये लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और ये मेरे पास ऊपर भी ओपन है। तो हमने पबमेड को कल कर लिया था, हमने एनसीबीआई को भी कल देख लिया था। अब हम चलते हैं जेन बैंक के ऊपर। अच्छा, जेन बैंक का जो दूसरा नाम है ना, उसको हम न्यूक्लियोटाइड डेटा बैंक भी कहते हैं, ठीक है। अब नाम से हमें पता है कि ये डेटा बैंक जो है एक्चुअली स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जीन रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज होती है ना, वो जेन बैंक डेटा बैंक के अंदर डाली जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना, वो आपका कोडिंग डीएनए का भी हो सकता है और वो आपका नॉन कोडिंग डीएनए का भी हो सकता है, ठीक है। ये फिर डिपेंड करता है कि आप उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं और उसको फिर सर्च आउट करते हैं। तो अगर आपने जेन बैंक से किसी पर्टिकुलर जीन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने साइट पे जाना है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आएगा। अच्छा, लेकिन यही सारा काम आप एनसीबीआई से भी कर सकते हैं। आप सिंपल एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ डेटाबेस के अंदर जाके आप सिंपल जो है वो न्यूक्लियोटाइड को सर्च सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अब आप इनडायरेक्टली जो मतलब जो सर्चेस करेंगे ना, तो वो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है आप जेन बैंक के अंदर ही सर्चेस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर जेन बैंक डालते हैं, तो जेन बैंक का जो पर्टिकुलर पेज है सेम वही है, ठीक है, इसके ऊपर ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना होता है, हमने अपनी क्यूरी जो है वो डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किसी भी जीन का नाम डाल देती हूँ, लेट सपोज मैं के रास का डाल देती हूँ। आप किसी भी जीन को जो है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने देखो केरास को यहाँ पर डाला, तो कल जिस तरह से हम थोड़ा सा देख रहे थे कि केरास जो है वो एक जीन है जो कि एक प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, और इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो कैंसर से रिलेटेड
जो इश्यूज होते हैं उनमें होता है। अच्छा, ये मल्टीपल कैंसर्स के अंदर जो है वो केरास की अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन जो है वो सब चीजें देखी गई हैं। अच्छा, जब हम इस पेज पे आते हैं ना, तो देखो आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं कि तकरीबन 80,460 एंट्रीज जो हैं वो जैन बैंक डेटा बैंक के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इनमें से जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि तकरीबन इतनी जो है वो एनिमल रिसोर्सेज से हैं, फिर प्लांट रिसोर्सेज से, फिर फंगस से, फिर प्रोटिस्ट से, और डिफरेंट जगहों से जो है इन सीक्वेंसेस को लिया गया है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर केरास को सर्च करना चाहते हैं, वायरसेस में, प्लांट्स में, एनिमल में, जहां से भी आप सर्च करना चाहते हैं अपनी पर्टिकुलर प्रोटीन को, तो आप उसको यहाँ से एक तो स्पीशी के हवाले से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलर टाइप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आपकी जो जीन है आपको उसका जस्ट एमआरएनए चाहिए, तो आपको यहाँ से भी इस पर्टिकुलर एमआरएनए सेट्स को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से डिफरेंट अदर डेटाबेसेस हैं, जिस तरह से जेन बैंक होता है इसी तरह से आपके पास रेफरेंस सीक्वेंस भी है, और इसके अलावा भी डेटाबेसेस हैं, तो जिसके अंदर आपके पास जो है केरास के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेन बैंक की हद तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये आपको इन दो डेटा सेट्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सर्चिंग करके देता है, जो कि कम्युलेटिव अगर मैं बात करूं तो ये आपका तकरीबन 80,000 ही बन जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह सीक्वेंस टाइप की अगर मैं बात करूं कि ये आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे, या एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग्स होंगे, या फिर आपकी जीनोम के शॉटगन जो सीक्वेंसेस होते हैं वो होंगे। ठीक है। फिर इसका केरास जो है वो आपको वो क्लोरोप्लास्ट से चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया से चाहिए, प्लाज्मिड से चाहिए, प्लास्टिड से चाहिए। फिर इसको जब डिपॉजिट किया गया तो उसकी जो रिलीज डेट थी वो क्या थी। समटाइम्स किसी भी पर्टिकुलर जीन को लोग एक दफा सबमिट करते हैं, लेकिन जब बाद में उसमें फर्दर काम होता है तो पता चलता है कि पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसकी जो है वो मैपिंग जो है वो सही नहीं की गई थी, तो उसको दोबारा से रिवाइज करके और रीसबमिट किया जाता है। ठीक है। तो उसकी डेट के हवाले से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर को आपकी जीन के एमआरएनए की लेंथ का आपको पता है तो आप यहाँ पर लेंथ के हिसाब से भी फिल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। सो फार हम इसको एज इट इज यहाँ पर सर्च किया। ठीक है। हम पहले इसके ऊपर अगर जाते हैं तो ये देखें, आप इसको रीडायरेक्ट करेंगे एक और अगले पेज के ऊपर। यहाँ देखें, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो वर्ड आपका कहलाता है एक्सेशन नंबर। ठीक है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है, जिस अल्फाबेट, या मैं क्या कहूँ इसको, जिस पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये कहलाती है आईडी, या इसको हम कहते हैं एक्सेशन नंबर। ठीक है। देखो, डेटाबेसेस जो है ना वो सिंपल क्या है, दे आर द स्टोर रूम्स। ठीक है। जिस तरह से हमारे घरों में स्टोर रूम्स होते हैं ना, जिसमें हम अपनी बहुत सी काम की चीजों को, जो कि आज हमें शायद काम नहीं आ रही लेकिन लेटर कभी वक्त में हमें काम आ सकती हैं, तो हम नॉर्मली अपनी ऐसी चीजों को अपने घर का जो स्टोर रूम होता है ना वहां पर डंप कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर स्टोर रूम आपका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो जब भी आपको उस चीज की जरूरत होगी आप डायरेक्टली अपने स्टोर रूम से जाके उस चीज को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही स्टोर रूम जो है वो एक गार्बेज लायक होगा, आपको पता ही नहीं है, आपने जा जाके चीजें रैंडमली वहां पर प्लेस की हुई होंगी, तो अब जब आप उसको सर्च करने लगोगे तो आपको ये तो याद होगा कि चीज है वहां पर, लेकिन इसको सर्च करने में जो है वो आपकी अच्छी खासी एफर्ट जो है वो लग जाएगी। ठीक है। एक्सेशन नंबर क्या होता है एक्चुअली, जब आपका डेटाबेस बनाया जाता है, स्टोर रूम बनाया जाता है ना, तो वहां पर हर एंट्री को स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक कोड जो है वो दिया जाता है। वो कोड उस पर्टिकुलर एंट्री की जो है वो आईडी होती है, उसका एक्सेशन नंबर होता है। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जब भी आपको सर्च करना हो उस पर्टिकुलर क्यूरी को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, तो आपके पास अगर उसका एक्सेशन नंबर है तो उसके एक्सेशन नंबर के हिसाब से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो मतलब आप यूं कहेंगे पलक झपकते ही जो वो सारा का सारा डेटा उस पर्टिकुलर जीन का आपके सामने आ जाता है। अगर आपको एक्सेशन नंबर नहीं पता है तो उस प्रोटीन के अंदर मौजूद कोई भी ऐसा कीवर्ड, जैसा कि उसका नाम हो गया, उसकी सोर्स हो गई, मतलब इस किस्म की कोई चीज आपके जहन में हो तो आप उससे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो एक्सेशन नंबर हमेशा याद रखिएगा, एक्सेशन नंबर जो है वो किसी भी डेटा बैंक में मौजूद जो एंट्रीज होती हैं
उनको जो है क्या नाम है, आप यूं कह सकते हैं कि जब जब सबमिट करवाया जाता है तो एक स्पेसिफिक जो आईडी दी जाती है, उस आईडी को हम कहते हैं एक्सेशन नंबर। और हर डेटा बैंक में जो एंट्रीज होती हैं उनका एक अलग किस्म का एक्सेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैन बैंक का जो एक्सेशन नंबर है वो नॉर्मली आपका देखें यहाँ पर, ये लोकस का नाम और नॉर्मली एक्सेशन नंबर जो है वो सेम ही रखा जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ जो है वो आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे और कुछ आपको न्यूमेरिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैन बैंक का जो एक्सेशन नंबर होता है वो आपका अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज दूसरी जानने की है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जीन पे काम कर रहे हैं उसमें कितने बेस पेयर जो है वो मौजूद हैं। फिर इसको कब जो है वो डिपॉजिट किया गया था, इसकी जो सोर्स है वो क्या है, यानी कि ये किस सोर्स से लिया गया है। अच्छा, फिर उस सोर्स की टैक्सोनॉमी जो है ना वो यहाँ पर मेंशन होती है। फिर इसके अलावा अगर को इस पे किसी उसने काम किया है, जो ऑथर्स हैं उन्होंने काम किया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन होती है। अब इत्तेफाक से ये वाला काम जो है ना वो सूडान से किया गया था, शहर खर्तूम से जो है इसको डिपॉजिट किया गया था। और यहाँ पे आप देखें तो यूनिवर्सिटी का नाम है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सूडान अल राकी एरिया, ठीक है। अच्छा, ये आपका जिस डिपार्टमेंट से ये काम हुआ उसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। और ये आपके ऑथर्स हैं जिन्होंने इस जीन के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि ये काम कहाँ से सबमिट हो रहा है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है जेन बैंक के पेज के ऊपर, वो आपका कहलाता है फीचर टेबल, ठीक है। फीचर टेबल क्या होता है, अच्छा एक चीज और, ये वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, ये लोकस से लेकर और फीचर टेबल से ऊपर तक का हिस्सा, ये आपका कहलाता है हेडर, ठीक है। और ये जो फीचर वाला है, फीचर वाला पोर्शन है बिफोर ये आपका जो सीक्वेंस है, ये आपका कहलाता है फीचर टेबल, ये आपका कहलाता है फीचर टेबल, ठीक है। और सबसे लास्ट के अंदर आपका जो है वो सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस किस तरह से लिखा जाता है, सीक्वेंस चूंकि देखिए जीन का सीक्वेंस है ना, तो जीन हमें पता है कि उसमें जस्ट चार ही अल्फाबेट्स होते हैं, ए, टी, सी और जी, ठीक है। इसी के कॉम्बिनेशन से जो है ये पूरी की पूरी जीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। तो ये जो आपका एटीसीजी का जो सीक्वेंस है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, वो यहाँ पे इस तरह से 10-10 के साथ जो है वो लिखा जाता है। हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है वो एक गैप आ जाता है, ठीक है। इस तरह से बीच में जो है वो आपका एक गैप आ जाता है। और फिर जो है वो अगला अगला नेक्स्ट जो हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से एक रॉ के अंदर आपके पास ये ये छह इस तरह से डिफरेंट पार्टीशंस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और एक रॉ के अंदर 60 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि 10-10 के बाद जो है एक एक गैप के साथ मौजूद होते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना ये आपका कहलाता है जैन बैंक फॉर्मेट, ठीक है। ये मतलब अगर आपका सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ है और वो डेटा जो है वो आपका डीएनए का है या आरएनए का है, तो उसको हम कहते हैं दिस फॉर्मेट इज अ जैन बैंक फॉर्मेट। अब हम आते हैं फीचर के ऊपर कि फीचर क्या होता है। तो फीचर के अंदर नॉर्मली उस जीन की जो है ना वो इंफॉर्मेशन अगर को हो तो वो दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है 146 जो है वो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, और ये लिया गया है फ्रोजन ट्यूमर टिश्यू से, ठीक है। अच्छा, इसकी टेक्सोनोमी चूंकि ह्यूमन से है तो ऊपर भी दी हुई है, अदरवाइज आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जिस प्रोजेक्ट पे काम किया गया था वो इराक बगदाद से जो है वो लिया गया था। डेटा कलेक्शन जो थी वो 2023 में हुई थी। अच्छा, फिर अब इसके अंदर मजीद डिटेलिंग क्या है कि ये कहते हैं कि 230 से लेकर 351 तक का जो रीजन है, ये 460 की जीन के अंदर ये आपका एमआरएनए रीजन है, ठीक है। अच्छा, 230 से लेकर 351 तक जो है वो आपका एक एक्सॉन पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका 230 से लेकर 240 तक का जो हिस्सा है वो आपका अप स्ट्रीम 5 प्राइम यूटीआर रीजन जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम कहें तो 41 से लेके 351 तक जो रीजन है ना वो आपका एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस है,
जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। इस प्रोटीन की आईडी जो है वो ये है, जो कि आपके एनसीबीआई प्रोटीन डेटा बैंक में भी मौजूद होगी, और हो सकता है ये आपका यूनिप्रोट के भी डेटा बैंक में भी मौजूद हो, ठीक है। प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो आपका ये है। अगर आप कहें कि ये तो बहुत छोटी सी प्रोटीन है, यस दिस इज अ वेरी स्मॉल पेप्टाइड। वेरिएशन इन्होंने कहा कि इसके अंदर पाई जाती है पोजीशन नंबर 275 के ऊपर, जिसके अंदर आपका जो ग्लाइसिन है पोजीशन नंबर 12 के ऊपर, वो आपका एलानीन से रिप्लेस हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन जो है वो आपकी इस प्रोटीन के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आती होंगी, और इन्होंने इसी को जो है वो फोकस किया है। अच्छा, जिस मेथड के जरिए किया गया है, यहाँ पे इन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि ये सेंजर सीक्वेंसिंग के जरिए इस जीन की जो है वो सीक्वेंसिंग करवाई गई है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक ओवरव्यू है कि ये आपका जेन बैंक डेटा बैंक, अगर आपको कभी एक्सप्लोर करना पड़े तो आप इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, इसकी मेन हेडिंग अगर आप देखें तो ये देखें बता रहे हैं कि दिस इज द एंट्री ऑफ के रास जीन, और के रास जीन का जो एक्सॉन नंबर 2 है, यानी कि ये पूरा जीन का सीक्वेंस नहीं है, उस जीन में जो एक्सॉन नंबर 2 है उसका भी पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस किया गया है। यानी कि एक्सॉन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा नहीं, उसका भी पार्शियल जो कोडिंग रीजन है उसको सीक्वेंस किया गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक थी, इसका ताल्लुक किस पर्टिकुलर कहना चाहिए कि डिजीज से है, या इसकी वेरिएशन का इफेक्ट इन्हें क्यों स्टडी करना था कि इन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन को वो स्टडी किया, उसके लिए डेफिनेटली फिर आपको लिटरेचर जो है वो सर्च करना पड़ेगा। एक चीज, दूसरा, आपको बार बार जो एक नाम सुनने को मिलेगा ना वो आपका कहलाता है फास्टा। फास्टा जो है ना, फास्टा एक टूल का नाम भी है, फास्टा फॉर्मेट भी है। फास्टा फॉर्मेट क्या होता है, जिस तरह से मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जैन बैंक फॉर्मेट बताया ना, तो इसी तरह आपके पास फास्टा फॉर्मेट भी होता है। फास्टा फॉर्मेट ये होता है कि ये हमेशा शुरू होता है, देखें, ग्रेटर देन साइन के साथ, ठीक है। ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आगे जाके जब आपको टूल्स चलाने होंगे ना तो आपसे कई जगह पे कहा जाएगा कि फास्टा फॉर्मेट यूज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि फास्टा फॉर्मेट क्या होता है। तो फास्टा फॉर्मेट ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रेटर देन साइन, और फिर उसके बाद एक लाइन के अंदर जो है इस प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और नेक्स्ट लाइन से उसका सीक्वेंस जो है वो कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखा जाता है। एक रॉ में तकरीबन 60 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होते हैं। अगर कोई ये सीक्वेंस जीन का है तो डेफिनेटली ये एटीसीजी होगा, और अगर कोई ये प्रोटीन का है तो ये सीक्वेंस के अंदर आपके पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका था एक ओवरव्यू के जेन बैंक डेटा बैंक को आप किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं और उसमें से चीजों को रिट्रीव करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है डीबीएसएनपी। ये भी आपका एनसीबीआई का ही एक पार्ट है, एक डेटा बैंक है। इसको इसको भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये डीबीएसएनपी एसएनपी, ये, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी बोले। ये पॉसिबल हो सकता है कि हर डेटाबेस के बाद आप हमारे क्वेश्चंस ले सकें, क्योंकि फिर जम्बल्ड हो जाएगा अगर आप सबके एंड पे लेंगी तो। हर डेटाबेस के बाद क्या करना है? हमारे क्वेश्चंस ले लें जो हमें इसके अच्छा, साथ। मैं आपको बताऊं, इसमें उसमें जो है ना ये हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमें लंबा डिस्कस करना होता है। मैं आपके तमाम क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन आप लोग उसको लिख लें अपने पास, ठीक है। और जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा तो हम आपके क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये मैं और बंद नहीं कर रही हूँ, खुले में आपकी सारी चीजें, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई चीज देखनी है, कुछ समझनी है, तो हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, हम नेक्स्ट डेटा बैंक पे जाते हैं जो कि हमारा एसएनपी डेटा बैंक है। एसएनपी डेटा बैंक के अंदर जो है, अगर हम आगे चलते हैं तो आप इसको गूगल पे डायरेक्ट डालेंगे तो भी आप यहाँ पर एंटर होंगे, अदरवाइज आप एनसीबीआई से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, यहाँ से एसएनपी को सिलेक्ट करके भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एसएनपी डेटा बैंक के ऊपर, और चूंकि देखो एसएनपी डेटा बैंक जो है, नाम से ही पता चल रहा है और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है कि डीबीएसएनपी जो है, इट कंटेन्स ह्यूमन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो आ जाता है, वेरिएशन जो आ जाती है किसी भी माइक्रोसैटेलाइट में, या स्मॉल स्केल इंसर्शन या डिलीशन अलोंग द पब्लिकेशंस और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो डीबीएसएनपी डेटा बैंक में डाली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे चीज यहाँ पर डालनी है, या तो मुझे एसएनपी डेटा बैंक की जो एंट्रीज है, एक्सेशन नंबर है, या तो मुझे वो पता हो,
या फिर जिस प्रोटीन के अंदर मुझे एसएनपी तलाश करनी है, मुझे उसका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर केरास को ही ले लेती हूँ दोबारा। वैक्यूम चाहिए, ये यहाँ रखा हुआ है, आके ले जाओ। तो काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम आते हैं केरास पर। अब केरास के अंदर जो है देखें, अगेन हमने जब सर्च किया तो ये कहते हैं कि केरास से रिलेटेड तकरीबन 21,000 समथिंग कुछ एसएनपीज जो हैं वो इस डेटा बैंक में मौजूद हैं। अब इसको हम फर्दर देख सकते हैं कि आइदर ये बनाइन है, या ये फिर आपका पैथोजेनेसिटी के बुनियाद के ऊपर इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है। लाइकली बनाइन है, लाइकली पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक लाइकली पैथोजेनिक है। ये डिफरेंट टर्म्स है एक्चुअली, जिसमें जो क्लासिफिकेशन की गई है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की गई है। अब देखिए, कल मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को समझने के लिए ये आपको स्टैटिस्टिक्स जो है, और स्टैटिस्टिक्स की जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मीन मोड मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, किस तरीके से ये कैलकुलेट किए जाते हैं। बिकॉज इन तमाम डेटाबेसेस के अंदर इनका जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ना डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई ना आपके जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये टर्म्स को इन्होंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल चाहती हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक एसएनपीस के ऊपर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, आप यहाँ से जो है ना जस्ट इस पैथोजेनिक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आप कितनी है। अब देखिए आपके पास ये जो 21,000 एसएनपीस थी, इनमें से जो कंफर्म पैथोजेनिक है ना, वो आपके पास जस्ट 46 है। ठीक है, अच्छा फिर उन ये जो आपकी क्या कहते हैं पैथोजेनेसिटी है, इसकी वैलिडेशन किस तरह से की गई है, इसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए इनको वैलिडेट किया गया। फिर किन रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर जो है इनका जिक्र आया है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, लाइक के आपकी ये जो है वो इन फ्रेम इंडेंट म्यूटेशन है, इंसर्शंस हैं, मिससेंस हैं, या ये सिनोनिमस म्यूटेशंस हैं। इसके अलावा आप इसको डेल इंसर्शन, डिलीशन इंसर्शन के हिसाब से, इंसर्शन के हिसाब से, या फिर मल्टी वेरिएबल जो न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन है उसके हिसाब से भी एनोटेट जो है वो करवा सकते हैं। लेट सपोज हम इस वक्त ये जो 46 हैं इनमें से जो मिस सेंस हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो अब हमने देखा कि वो जो 46 थी उनमें से भी हमारे पास जस्ट 42 जो है ना, वो हमारी मिस सेंस टाइप की म्यूटेशंस हैं। मिस सेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी म्यूटेशन जो कि पैथोजेनिक भी हो, और उसके अंदर आपका जो अमाइनो एसिड है वो इस तरह से चेंज हो रहा हो कि उसका जो आपकी प्रोटीन का जो फंक्शन है ना वो अल्टर कर दे, या उसका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कुछ वेरिएशन लेकर आ जाए, या फिर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट कर दे। तो इस किस्म की म्यूटेशंस को हम मिससेंस टाइप ऑफ म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास देखो ये जो एक्सेशन नंबर के हवाले से मैंने बात की थी, तो एक्सेशन नंबर यहाँ पर जो होता है ना, ये हमेशा RS से शुरू होता है, और उसके बाद आपके पास इस तरह से नंबर्स होते हैं आगे। ये जो भी आपकी सोर्स है उसका जो है वो नाम लिखा हुआ होता है कि किस सोर्स से इस एसएनपी को जो वो स्टडी किया गया है। फिर उसके बाद इसके अंदर ही बताया जाता है कि ये जो आपका नॉर्मल जो अलील था वो क्या था, और इसकी जो कहना चाहिए सब्स्टिट्यूशन हुई है वो किन के साथ हुई है। फिर क्रोमोसोम पे, किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ही कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर म्यूटेशन है ये क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर पाई जाती है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा जो हमारा ह्यूमन जीनोम है ना, इसके ऊपर मुस्तकिल लोग जो है वो रिसर्च करते रहते हैं, और इसकी एनोटेशन होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको GHR 37 और 38 जो नजर आ रहा है ना, एक्चुअली ये बता रहा है कि आप अगर को इस वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर रह के स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको जो लोकेशन बनेगी ना वो ये बनेगी। जस्ट जस्ट फॉर अ वाइल मैं अपनी म्यूट कर रही हूँ, एक सेकेंड।
जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। ओके। तो जो हमारा जो वर्जन होता है ना, जिस वर्जन पे हम काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये जो न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। तो हमें ये जरूर चीजों को देखना होगा, चीजों को समझना होगा कि जब आप आगे जाके कहीं जीनोम पर या किसी पर्टिकुलर एसएनपी पे काम कर रहे हैं तो आप किस वर्जन में रहकर उसको जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आपके पास जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है उस एनालिसिस की आ सके। ठीक है। फिर यहाँ पर डेफिनेटली उसका नाम और जीनोम के अंदर जो उसकी जो एंट्रीज हैं या उसका एक्सेशन नंबर है वो उस हवाले से इंफॉर्मेशन। फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो यहाँ पर कुछ लिखे हुए होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसकी जो है वो यहाँ पर मेंशन होती है। फिर वैलिडेशन किस मेथड के जरिए की गई, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम के ऊपर जो उसका चेंजेस आई हैं ये एक्चुअली वहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर या पोजीशन या फिर सैंपल के अंदर टी जो है वो ए से चेंज हो गया है, यहाँ पर टी जो है वो सी से चेंज हो गया है, टी जो है वो जी से चेंज हो गया है। तो मतलब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर्टिकुलर्स पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप इसकी और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर एसएनपी की जो एक्सेशन नंबर है ना, आपने उस पर क्लिक करना होगा। तो अब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एसएनपी के पेज के ऊपर। जिस तरह से अभी हमने जैन बैंक के अंदर पर्टिकुलर एक एंट्री को देखा था, इसी तरह से मैं यहाँ पर ये एक एंट्री आपको एसएनपी के हवाले से भी गो थ्रो करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर से ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि इसमें तकरीबन 24 पब्लिकेशंस जो है ना वो मौजूद है। इसको अगर हम दूसरे लिंक पर खोल लेते हैं, ठीक है, तो अब ये जो 24 पब्लिकेशंस है ना, देखें आपके पास ये एयर वाइज इनके जर्नल के नाम, इनके जो ऑथर्स हैं और इनके टाइटल हैं, आपको ये सब चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। प्लस पबमेड की जो इनकी आईडी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको जाके कंप्लीटली डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि आपकी पब्लिकेशंस के हवाले से आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इस म्यूटेशन को जीनोम के अंदर देखना चाहते हैं तो आपका ये जो जीनोम व्यू है आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ही देखिए, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो ये आपका रेफरेंस है और जो नीचे वाला है ये आपका म्यूटेशन वाला जो जीन है ना वो है। तो यहाँ पर ये सिंपल आपका जो है वो ये पर्टिकुलर जो साइट है ये आपको बता दी कि जहाँ पर आपकी म्यूटेशन जो है वो मौजूद होती है, जिसकी RSID जो है वो सिंपल आपकी ये है। अच्छा, फिर उसके बाद हम दोबारा ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। फ्रीक्वेंसी का है, वेरिएंट डिटेल्स का है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का और बाकी चीजों का है। ठीक है। इसे हम अगर थोड़ा सा देख लें, एक्सप्लोर कर लें कि इसमें क्या होता है। ये कहते हैं कि एलेलिक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर हम ओवरऑल टोटल देखें ग्लोबली तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन इतने सैंपल्स के अंदर देखा ये गया है कि ज्यादातर केसेस के अंदर आपका टी जो है वो अल्टर हो जाता है जी के साथ। ठीक है। बहुत कोई रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर ये आपका जो टी है वो ए से या सी से या जी से जो है वो रिप्लेस हो जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है वो यूरोपियन से की गई है, फिर उसके बाद अफ्रीका साइड से की गई है, फिर अमेरिका साइड से, फिर एशियन से और फिर ईस्ट एशियन से। साउथ एशिया से अगर हम देखें, हमारा जो रीजन आता है वो साउथ एशिया के अंदर आता है। तो साउथ एशिया से जो है वेरी रेयर, आप यूँ कहेंगे बहुत कम डेटा जो है ना वो आपका यहाँ पर मौजूद है, कि जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो मिल सकती है, कि जिसके अंदर आपको पता चले कि म्यूटेशन जो है वो आपकी कहाँ कहाँ हो रही है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद वेरिएशन डिटेल के ऊपर अगर आप जाएं तो वेरिएशन डिटेल के अंदर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर जो म्यूटेशंस हैं जिसमें आपके पास टी जो है वो ए में, टी सी में, टी जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो सीक्वेंसेस के नेम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके हवाले से जो चेंजेस आ रही है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है आपका ग्लूटामिन अमाइनो एसिड जो है पोजीशन नंबर 61 पर
हिस्टडीन अमाइनो एसिड से जो है वो रिप्लेस हो जाता है। और ये जो म्यूटेशन है ये हमारी मिस सेंस वेरिएशन जो है वो कहलाती है। ठीक है। इसी तरह से आपका ग्लूटामिन जो है वो आपका रिप्लेस मतलब अननोन हो जाता है। इसमें समटाइम्स कोई भी रैंडम अमाइनो एसिड आ जाता है, और कभी कभार ये अपना ही मतलब इसमें कोई म्यूटेशन नहीं आती, न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से कोडोन जो है ना, यानी कि कोडोन का जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होता। तो आपका अमाइनो एसिड जो है वो सेम रह जाता है। तो इस किस्म की म्यूटेशन को हम कहते हैं साइनोनिमस म्यूटेशन। बाय द वे, कोडोन के हवाले से डेफिनेशन कोई मुझे बताना चाहेगा कि कोडोन्स क्या होते हैं? Set of three जी nucleotides एनीवन? to co to code for any हाँ amino जी, acid. जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी नीचे करती चलूँ। फॉर एग्जांपल देखें, ये कह रहे हैं कि आपका ए जो है वो टी से कन्वर्ट हो जाता है। ये के रास का एक वेरिएंट ट्रांसक्रिप्ट है जिसका एक्सेशन नंबर ये है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो क्यू है यानी कि ग्लूटामिन जो है वो हिस्टिडीन में चेंज हो जाता है। होता क्या है कि आपका जो कोडोन था वो CAA था। ठीक है, ये जो ए है ये कन्वर्ट हो गया टी के अंदर, जिसकी वजह से आपका माइनस जो है वो चेंज हो गया। कोडिंग सीक्वेंस वेरिएंट आपका ये कहलाता है। तो इसी तरह से आपके पास अगर वो ऐसा कोडोन बने, ऐसा ऐसा कोडोन हो जिससे आपका अमाइनो एसिड जो है वो चेंज ना हो, जैसा कि ये हुआ। ये देखें, आपका ग्लूटामिन चेंज होकर ग्लूटामिन ही रहा। देखिए, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, ए जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि कोडोन तो चेंज हो गया, लेकिन कोडोन डीजेनरेसी की वजह से आपका माइनोसिड जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये बात हमें पता है कि हमारे पास तकरीबन 64 कोडोन्स होते हैं, जिनमें से 3 हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं और 61 हमारे कोडिंग कोडोन्स होते हैं। ठीक है। अब वो जो 61 कोडोन्स जो कि आपके जस्ट 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड होता है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोडोन डीजेनरेसी। ठीक है। और उसी चीज के बिन के हमारा कोडोन तो चेंज हुआ, ट्रिप सेट ऑफ ट्रिपलेट जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो चेंज, लेकिन उस और इस टाइप की म्यूटेशन जो है ना वो आपकी साइनोनिमस म्यूटेशंस कहलाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। फिर हम चलते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से यहाँ पर कुछ और डेटाबेसेस जो है उसको भी इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास क्लिन वॉर आता है। क्लिन वॉर जो है वो आपका वेरिएशन डेटा बैंक का जो एक स्ट्रॉन्ग डेटा बैंक है, जिसके अंदर आपके पास वेरिएशन के हवाले से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो केरास जीन है इसके अंदर आपके पास नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा से रिलेटेड सैंपल्स जो है वो आए, न्यूप्लाज्मा से लार्ज इंटेस्टाइन से सैंपल्स आए, फिर लंग्स से मेलिग्नेंट मेलिनोमा, स्किन सेल से, थायराइड ट्यूमर से, मल्टीपल माइलोमा से, मतलब डिफरेंट कंडीशन से, डिफरेंट डिजीजेस से सैंपल्स आए। और उनके अंदर ये जो पर्टिकुलर म्यूटेशन थी ना केरास की, इसको देखा गया और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को एनालाइज किया गया। तो देखा गया कि ये म्यूटेशन जो है अगर इन सैंपल्स में से आ रही है तो ये पैथोजेनेसिटी का बहुत ज्यादा बास बन रही है। जबकि अगर सेम यही म्यूटेशंस जो हैं वो आपकी इन सैंपल्स में है तो ये लाइकली पैथोजेनिक हो सकती है। मतलब ये कंफर्म नहीं है स्टिल, इस पे अब तक जो डेटा मौजूद है वो ये कंफर्म नहीं कह रहा, हतमी तौर पे नहीं कह रहा कि इस म्यूटेशन की वजह ही से ये कैंसर हुआ है। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो, या इसके एसोसिएशन की वजह से गड़बड़ कहीं और हो रही हो। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा पर आते हैं आपका HGV के ऊपर, जो ह्यूमन जीनोम आपका वेरिएंट का जो डेटा बैंक है उसके ऊपर भी आपको सेम यही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर से मिल जाती है। सबमिशन इनकी कब हुई है उसके हवाले से कि दिसंबर 14 में 2026 में किसको जो है वो क्लिन वॉर के अंदर डिपॉजिट किया गया। इसकी हिस्ट्री, इसकी पब्लिकेशंस के हवाले से हम देख चुके थे। हिस्ट्री में भी इसकी यही तकरीबन चीजें आती हैं कि इसको कब सबमिट करवाया गया और क्या सब चीजें थी। और फ्लैंक्स के अंदर जो है इसका ये जो रीजन है उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है
कि आपका किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो है ये म्यूटेशन आ रही है। तो इस तरह से हम एसएनपी डेटा बैंक से जो है वो किसी भी पर्टिकुलर म्यूटेशन की डिटेल स्टडी प्लस उसके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो उसका सीक्वेंस, इन तमाम चीजों को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेटा बैंक है जो कि हमारा इस ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, वो हमारा कहलाता है यूनिप्रोट केवी डेटा बैंक। ठीक है, चूंकि ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन में हमें जीन्स के ऊपर इतना काम नहीं करना होता, हमारा ज्यादा काम जो होता है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, प्रोटीन के सीक्वेंस के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पाइपलाइन को लेकर हमें जो ज्यादा फोकस करना है वो प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर और केमिकल कंपाउंड डेटा बैंक्स के ऊपर करना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यूनिप्रोट केबी डेटा बैंक के ऊपर। और यूनिप्रोट केबी डेटा बैंक के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके पास ये वाली विंडो जो है वो अपेयर होती है। ठीक है, इसका लिंक, इन सब का लिंक जो है मैंने उस पे डाल दिया है आपके डॉक्यूमेंट में, जिसका लिंक मैं अभी आप लोगों को क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हमने अगेन अपनी प्रोटीन का नाम देना होता है। प्रोटीन का नाम आप फॉर एग्जांपल जिस भी प्रोटीन को सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर केरास को ही ले लेती हूँ दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि आपके पास देखो सबसे पहले जो चीज देखने की होती है ना वो ये है कि आपके पास ये कह रहे हैं तकरीबन 9481 रिजल्ट जो है वो यूनिप्रोट केबी डेटा बैंक में केरास के मौजूद हैं, जिनमें से जो रिव्यूड है यानी कि जिनको बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी किया गया है वो जस्ट 207 है। जो रिमेनिंग आपके 9000 समथिंग है ये स्टिल आपके अनरिव्यूड है। ठीक है, तो जो अनरिव्यूड एंट्रीज होती है ना उनका जो स्टेटस है ना वो इस तरह से ग्रे कलर का होता है, और जो रिव्यूड होती है ना उनका ये ब्राउन कलर का होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्रीज, ये जो एक्सेशन नंबर आपको नजर आ रहे हैं यूनिप्रोट के, ये आपके रिव्यूड के हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक स्टडी करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो केरास है वो सिर्फ ह्यूमन की जो केरास है चाहती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये कहते हैं कि आपकी जो प्रोटीन है ना उसके अंदर आपके पास 189 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, फिर इसका जो एक्सेशन नंबर जो है वो ये है, मैं इसको जस्ट क्लिक कर लेती हूँ। अच्छा, अब इस प्रोटीन का जो है ना वो मल्टीपल नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको जीटीपी एज भी कहते हैं, इसको केरास भी कहते हैं, इसको रास के भी कहते हैं, और ये इसका एक्सेशन नंबर है। ठीक है, फिर इसकी सोर्स वगैरह आ जाती है। फिर इसके अलावा अगर आप इसकी मजीद डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपके जो लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी आइकन्स हैं ना, ये जितने भी बटन्स हैं इन सबको आपने एक्सप्लोर करना होगा। और इसके अंदर इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर आपको ये जस्ट एक्सप्लोरिंग यूनिप्रोट के भी जो है ना आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शन का, तो यहाँ पर से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रोटीन जो है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो क्या फंक्शन करती है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन जो है ना इन्होंने खुद से नहीं लिखा, बल्कि इसमें इन्होंने रेफरेंस आर्टिकल्स की जो है वो आईडी मेंशन की हुई है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके हवाले से किस बंदे ने किस लैब के अंदर काम किया गया था, अगर उसके ऊपर कोई पब्लिकेशन मौजूद है तो आप सिंपल यहाँ से जो है इस आर्टिकल पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कब काम आता है, ये उस वक्त काम आता है स्पेशली जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं। आर्टिकल आपका कोई वो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकता है, वो आपका रिव्यू आर्टिकल भी हो सकता है। अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो है वो प्रीवियस डेटा चाहिए होता है जिसको आप अपने अल्फाज में कंपाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो जो डेटा है वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको इसी तरह से डिफरेंट डेटाबेसेस से जाकर जो रिलेवेंट रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो आपको निकालने होते हैं। फिर इसके बाद इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं कि ये जीडीपी को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर इसका जो यूनिप्रोट के अंदर जो एक्सेशन नंबर है वो ये है, और इसकी भी पब्लिकेशन जो यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो जीटीपी था ना ये उसका एक्चुअली वो रिएक्शन करके जो है वो दिखाया हुआ है। फिर इसकी एक्टिविटी और रेगुलेशन के हवाले से बात की गई है कि ये जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो पाई जाती है।
तो इनएक्टिव फॉर्म जो है इसके अंदर आपका जीडीपी जो है वो बाइंड फॉर्म में होता है, और एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो जीटीपी बाइंड फॉर्म में होता है। अगर कोई जीटीपी बाइंड फॉर्म में नहीं है तो ये प्रोटीन जो है वो अपना काम नहीं करेगी, अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देगी। ठीक है, इसी तरह से इसके मजीद फंक्शन है, आप इसको स्टडी करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो इसका आती है डिटेलिंग, जिसके अंदर ये बताते हैं कि इसके अंदर वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि जो ये जीटीपी को या मैग्नीशियम को जो है अपने साथ बाइंड करते हैं। तो ये कहते हैं पोजीशन नंबर 13 के ऊपर, फॉर एग्जांपल 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये पूरा जो पैच है या मोटिव जो है ये जीटीपी और मैग्नीशियम को बाइंडिंग में इन्वॉल्व करता है या हेल्प आउट करता है। अब इसमें कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पर जब प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का जो नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल GVG, तो ये आपके वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि जीटीपी को बाइंड करने में इस प्रोटीन के हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह इसको अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, तो ये मैग्नीशियम की बाइंडिंग में आपका जो सीरीन अमीनो एसिड है वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो इस तरह से, अच्छा इसकी भी जो पब्लिकेशन है, साइट पब्लिकेशन है, वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। फिर हम फर्दर नीचे आते हैं और इसकी गो ओंटोलॉजी में अगर हम जाते हैं, यानी कि इसकी जो करेक्टराइजेशन है उसको, कि उसकी फंक्शनल करेक्टराइजेशन क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर देखिए आपके पास ये ब्लू कलर आ रहा है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि इन इन पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर या इन इन पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो है ना ये प्रोटीन इन्वॉल्व है। जैसा कि कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल की बाइंडिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव की बाइंडिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा अदर मॉलिक्यूलर फंक्शंस जो है उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर ये कहते हैं कि सेल की पॉपुलेशन को पॉलिफरेट करने में हेल्प करती है, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करती है, सिग्नलिंग में हेल्प करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है, और इसके अलावा भी कुछ अदर बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसके अंदर इसका रोल जो है वो देखा गया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है वो अपनी स्पीशी को भी चेंज करके देख सकते हैं। इस वक्त ये एनिमल एंड फंगस खुला हुआ है। ह्यूमन जो है बाय द वे एनिमल की ही उसी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम ह्यूमन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। अच्छा फिर ये उन्हीं तमाम चीजों को जो ऊपर है उसी को इन्होंने यहाँ पर और डिटेल के अंदर जो है मेंशन किया हुआ है कि वो कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल, जिसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाई जाती है। यानी कि हम कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल फंक्शन में, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसका ताल्लुक जो है वो सेल प्रोलिफरेशन में होता है। तो अब सेल प्रोलिफरेशन में वो किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, उसके हवाले से जो इसकी रिसोर्सेज हैं या इसकी जो रिसर्चेज हैं उसको आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आपने इस प्रोटीन को सर्च करना है तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम है जहां से आप इसको सर्च कर सकते हैं, और इसके कुछ क्रॉस रेफरेंस डेटा बैंक्स हैं जिनके अंदर भी आप इन प्रोटीन को जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि रिएक्टोम जो है वो आपका एक ऐसा डेटा बैंक है जिसके अंदर रिएक्शंस के हवाले से बात होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास सिग्नोर और सिग्नल लिंक की आपके डिफरेंट डेटा बैंक्स हैं जिसके अंदर आप अपनी इस प्रोटीन को क्रॉस रेफरेंस जो है वो सर्च करवा सकते हैं। फिर हम आते हैं नेम एंड टेक्सोनोमी पे। तो नेम एंड टेक्सोनोमी के अंदर अगेन इसकी बहुत डिटेलिंग बताई गई है कि इसके क्या क्या नाम है, इसकी ये जीन जिस ऑर्गेनिज्म से ली गई है उसकी टेक्सोनोमी क्या है। ठीक है, इसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेशन नंबर्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अच्छा फिर किस क्रोमोसोम पे ये पाई जाती है उसके हवाले से बात की गई है। और उसी हवाले से देखो, चूंकि मैंने कहा था कि केरास जो है वो आपकी कहना चाहिए कि वो कैंसर रिलेटेड इश्यूज जो है वो कॉज करती है। नॉर्मली इसकी जीन के अंदर जो है म्यूटेशंस आ जाती हैं, ये म्यूटेशन इनहेरिटेड भी होती हैं, और ये टाइम टू टाइम जो है वो उस वक्त भी आ जाती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन आपके जो केमिकल और फिजिकल एलिमेंट हमारे अतराफ में पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन जो है वो आ जाती है। और समटाइम्स जो है वो एक बच्चा जो है वो इनहेरिट करता है फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, तो दोनों तरह से इमिटेशन जो है वो आ रही होती हैं।
तो उस हवाले से आपके पास ये जो OMIM का जो कहना चाहिए कि डेटा बैंक है, उसमें भी आपकी डिफरेंट रिसर्चेस जो है फिनोटाइपिक और जीन के हिसाब से यहाँ से आपको वो तमाम डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है वो कहाँ होती है। तो ये कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है आपकी वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और इसके अलावा इसकी एक और आइसोफॉर्म है, वो आपका लिपिड के साथ बाइंड होती है, और लिपिड के साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाइंड होके अपना फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। फिर कौन कौन से डिजीजेस में इसका ताल्लुक है जो कि नोन है, फॉर एग्जांपल ये AML के अंदर, ल्यूकीमिया के अंदर जो आपका एक्यूट ब्लड कैंसर होता है, उसके अंदर इसका रोल देखा गया है, जिसमें बताया गया है कि पोजीशन नंबर 10 के ऊपर आपका जो अमाइनो एसिड है जी जो है, उसके अंदर एक और जी जो है उसका इजाफा हो जाता है, यानी कि इसमें एक और एडिशनल कहना चाहिए कि अमाइनो एसिड जो है उसकी एडिशन हो जाती है। फिर JMML जो है वो आपका जुवेनाइल ब्लड कैंसर है, इसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि पोजीशन नंबर 12 पे और 13 पर जो है वो ग्लाइसिन जो है वो एस्पार्टिक एसिड से, ग्लाइसिन जो है वो सीरीन से, या फिर ग्लाइसिन जो है वो एस्पार्टिक एसिड से जो इन पोजीशन के ऊपर चेंज हो जाता है, और इन म्यूटेशन की वजह से किन किन जगहों पे असर आता है, और उससे रिलेवेंट जो पब्लिकेशंस है ना वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है डिजीजेस की, जिसको आप चाहें तो इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वेरिएशंस बताई गई हैं कि कौन कौन सी वेरिएशन पे नॉर्मली जो है वो आपकी म्यूटेशंस आती हैं, और कौन सा अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड से चेंज होता है। और अगर आप DBSNP डेटा बैंक में उसको सर्च करना चाहते हैं तो उसकी RSID जो है वो क्या होगी। अच्छा, फिर इसी तरह से ये एक और डिजीज है, फिर एक और डिजीज है, चूंकि इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा बहुत सारी डिजीजेस से है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक पूरी लिस्ट जो है वो खुलकर आ जाएगी, और उसकी पब्लिकेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, चूंकि एक बड़ी नॉन प्रोटीन है ना, तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट जो है वो केमिकल कंपाउंड्स भी या ड्रग्स जो हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा होगा। तो उस हवाले से भी यहाँ पे ये कहते हैं कि आप इस डिजीज को अगर मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कुछ डेटाबेसेस हैं, जैसा कि आपके पास डिस जीनेट के नाम से है, जीन रिव्यू के नाम से है, OMIM के नाम से है, मेलाकार्ट के नाम से है, ओपन टारगेट के नाम से है, और ऑर्फेनेट के नाम से है। ये तमाम वो डेटाबेस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है। ठीक है, आप यहाँ जाके अगर इनको इन पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर के हिसाब से सर्च करेंगी, तो इन प्रोटीन की जो केरास प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड या ड्रग बैंक के अंदर जो कि पाए जाते हैं जिनको इस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में उस डिजीज को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरह से ये ड्रग बैंक के अंदर जो है जो केमिकल कंपाउंड सो फार नोन है इस पर्टिकुलर जीन के अगेंस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको एक बेसिक लेवल की यहाँ से मिल जाती है। फिर हम आते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के ऊपर। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होती है कि जब आपकी प्रोटीन पूरी की पूरी बन जाती है, तो उसके अंदर वो कौन से अमाइनो एसिड हैं जो कि आफ्टर प्रोटीन के सिंथेसिस जो है वो मॉडिफाई होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपकी प्रोटीन में टोटल 186 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, जो आपका पहला अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई क्या होता है कि इसमें एसिटाइल ग्रुप जो है वो आकर अटैच हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मजीद पर्टिकुलर पोजीशन पर भी म्यूटेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पोजीशन नंबर 35 जो है, इस पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यानी कि इसमें थ्रियोनिन पोजीशन के ऊपर जो है वो गैलेक्टोज जो है वो आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, और जब ये म्यूटेशन होती है ना, जो जीन जो है इसकी वजह से जो माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन से जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, और ये जो आपका बैक्टीरिया है सोडाई पी सोडाई जो है,
ये खास किस्म का टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है TCSL। आई थिंक इसका ताल्लुक जो है ना वो इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन से जो है, अगर आप इसको मजीद डिटेल स्टडी करेंगे तो उसके लिए जो पेपर का रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास पोजीशन नंबर 104 के ऊपर एसिटाइलेशन होती है लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर। फिर इसके अलावा 104 के ऊपर सोमाइलेशन भी होती है, 104 के ऊपर यूबिक्विटिनाइलेशन भी होती है। फिर 117 के ऊपर भी यूबिक्विटिनाइलेशन जो है वो होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको डिटेल स्टडी जो कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में इस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर होती है, आप उसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन पर्टिकुलर म्यूटेशन का ताल्लुक जो है वो किस फंक्शन से है, उसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल है वो भी आपको यहाँ से जस्ट मिल जाते हैं। तो आपको पबमेड के ऊपर जो है वो अलग से उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर एक्सप्रेशन के अंदर आए तो यहाँ पे कहते हैं कि ये आपका जो है पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर जो है वो एक्सप्रेस होती है ये प्रोटीन। इसका इंटरेक्शन जो है वो किन किन मजीद प्रोटीन्स के साथ होता है, और इसकी जो आइसोफॉर्म है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको इंटरेक्शंस के हवाले से मिल जाती है। ठीक है, अच्छा फिर हम नीचे आते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी जो प्रोटीन है दिस इज केरास प्रोटीन, जो कि इस प्रोटीन के साथ, इस प्रोटीन के साथ, ठीक है, और इस तरह से इस प्रोटीन के साथ ये इसका एक्टिवेटर होगा। जीटीपी जो है वो इसका एक्टिवेटर है कि जब केरास जीटीपी के साथ बाइंड करती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है, और इसकी फॉरेन एक्टिवेशन के साथ इसका इंटरेक्शन जो है वो इन दो प्रोटीन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। ठीक है, अगर को ये एक्टिवेशन नहीं होगी तो ये प्रोटीन इन दो के साथ एक्टिवेट नहीं करेगी, इन दो के साथ बाइंडिंग नहीं करेगी, और जो ओवरऑल फंक्शन है इस प्रोटीन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर नीचे आप गौर से देखें तो आपके पास देखें दो कलर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। एक आपका है ब्राउन कलर और दूसरा है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, और बीच के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक छोटा सा यहाँ पर आपको ये पेप्टाइड ब्लू कलर का जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा डॉटेड लाइन के अंदर आप देखें, मैंने इसको बड़ा किया है, तो डॉटेड लाइन में आपको ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये कुछ आपके एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका देखें ये जीटीपी का मॉलिक्यूल है, ये पूरा आपका जीटीपी का मॉलिक्यूल है जो मैंने अभी हाईलाइट किया था। ठीक है, इसका इंटरेक्शन जो है वो किन अमाइनो एसिड के साथ हो रहा है उसको फिर हम आगे जाके स्टडी कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, इसका पीडीबी आईडी क्या है? देखो, यूनिप्रोट जो है ना वो आपका प्रोटीन सीक्वेंस डेटा बैंक है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर के हवाले से मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो फिर आपको लाजमी तौर पर पीडीबी डेटा बैंक में जाना होगा। पीडीबी डेटा बैंक में जब आप जाएंगे तो आपसे आप प्रोटीन का नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके उस प्रोटीन के किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसका आपको पता है, पीडीबी आईडी अगर आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली पीडीबी डेटा बैंक में इस एक्सेशन नंबर को डालकर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा बैंक होगा वो प्रोटीन डेटा बैंक ही होगा आरसीएसबी के ऊपर। अच्छा, फिर हमारे पास अगला स्टेप आता है फैमिली एंड डोमेन का, जिसमें ये बताते हैं कि आपके पास जो है एक मोटिव पाया जाता है जो कि आपका इफेक्टिव रीजन कहलाता है पोजीशन नंबर 32 से लेकर 40 तक का, और जो बाकी का जो रीजन है वो आपका हाइपर वेरिएबल रीजन कहलाता है जो कि 166 से लेकर 188 के दरमियान होता है। ठीक है, ये रीजन हाइपर वेरिएबल का मतलब ये है कि इसके अंदर म्यूटेशन जो है ना ये वाले सीक्वेंस में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखी गई है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऊपर का जो रीजन है वो हाईलाइट हो जाएगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ही देखिए खुद ब खुद कर्सर मूव करके इस रीजन को हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से जो है आप इसके जो फंक्शनल मोटिव्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इससे जो मिलती जुलती प्रोटीन्स हैं उनको अगर आपने स्टडी करना है तो ये फैमिली एंड डोमेन वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपके पास बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस डेटाबेसेस हैं। ठीक है, इसमें जाके आप इस प्रोटीन के जैसी जो दूसरी प्रोटीन है उनको सर्च कर सकते हैं, उनके जो मोटिव्स हैं, जो फंक्शनल अमाइनो एसिड्स हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं।
और फिर आखिर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज के इस प्रोटीन का जो सीक्वेंस है एक्चुअली, जिसको लेके हमने काम करना होगा, वो कहाँ है, वो कैसा है, तो वो आपका यहाँ पर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको जैन बैंक के अंदर बताया था कि जैन बैंक में 10-10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक गैप आता है, यहाँ पर 10-10 अमाइनो एसिड के बाद एक गैप आता है। ठीक है, और इस तरह का जो फॉर्मेट होता है ना, ये आपका कहलाता है PIR फॉर्मेट। PIR फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको जब किसी टूल के ऊपर काम करना होता है ना, तो आपको इस सीक्वेंस का जो है वो फास्टा फॉर्मेट चाहिए होता है। फास्टा फॉर्मेट आप डाउनलोड करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फास्टा फॉर्मेट ऑलवेज स्टार्ट होगा ग्रेटर देन के साइन के साथ, फिर उस प्रोटीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक लाइन में गिवन होगा, और नेक्स्ट लाइन से उसका अगर को वो जीन है तो वो ATCG का सीक्वेंस होगा, और अगर वो प्रोटीन है तो वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर गिवन होगा। तो ये आपका जो है वो प्रोटीन का सीक्वेंस आप यहाँ से कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हो। अगर इसकी सिमिलर प्रोटीन्स की मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से नीचे से मिल जाती है। फीचर्स के बाद आपके पास नीचे आएंगे हम, ये तो ये इसकी जो सिमिलर प्रोटीन्स है ना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएगी। वो प्रोटीन जो इससे 100% आइडेंटिकल है, वो प्रोटीन जो इससे 90% आइडेंटिकल है, वो प्रोटीन जो इससे 50% आइडेंटिकल है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा ओवरव्यू था कि आप यूनिप्रोट केबी डेटा बैंक से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। और इसको बहुत डिटेल आप लोगों को जब आप अपनी अपनी क्यूरी के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको इसको बहुत डिटेल और फर्दर देखना होगा। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि अब इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जुलाई 21 2027 से जो है इसमें फुल्ली ट्रांजिशन आ जाएगी, जिसमें 12 करेक्टर PDB ID और कुछ मतलब इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं जो कि इम्प्लीमेंट होंगी 2027 से। ठीक है, तो एक्चुअली जो हो सकता है, जो चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, जब आप इसको 2027 में 21 जुलाई के बाद खोलें तो आप कहें कि वेबसाइट वैसे नजर नहीं आ रही। तो चीजों के अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती हैं, डेटाबेसेस के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए बंद भी हो जाते हैं, बट डेफिनेटली उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसका जो है वो एक ट्रेनिंग रिसोर्स जो है PDB 101 के नाम से, वो भी मौजूद है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके पास कोई PDB ID है तो आप जस्ट यहाँ पर उसका प्रोटीन का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, या फिर PDB ID डाल जो है PDB ID जो है अगर आपके पास है तो आप उसके साथ भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ से वो केरास की PDB ID जो थी उसको कॉपी कर लिया था, उसको जस्ट मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। तो समटाइम्स अगर आपका इंटरनेट पर या सर्वर का लोड होता है तो वक्ती तौर पे ये थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, कुछ टाइम ले लेता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अब मैं आ गई हूँ उस पर्टिकुलर PDB ID केरास के प्रोटीन स्ट्रक्चर के पेज के ऊपर। अच्छा, PDB डेटा बैंक जो है ना, आपको यहाँ से एक्चुअली PDB डेटा बैंक इस्तेमाल करने का जो फायदा होता है ना, वो क्या होता है कि आप इसका 3D स्ट्रक्चर जो कि PDB फॉर्मेट में होता है ना, आप वो सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसोर्स आपको इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलती। जब आप डॉकिंग करेंगे तो आपको प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो 3D स्ट्रक्चर आप जस्ट यहाँ से इस जगह से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है PDB डेटा बैंक का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं कि इस स्ट्रक्चर को जो सॉल्व किया गया, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है कि इस ये जो प्रोटीन थी, इसको इन्होंने कहा है कि जब क्लोनिंग की गई इसकी तो वो किस ऑर्गेनिज्म में की गई उसका नाम आ गया। इस सीक्वेंस के अंदर कोई म्यूटेशन एनालिसिस नहीं की गई है, और इसको जो लिया गया है वो रैट से और ह्यूमन से लिया गया है। ठीक है, इसको डिपॉजिट किया गया था ईयर 2000 के अंदर,
और जिन लोगों ने, जिन ऑथर्स ने काम किया था, ये उनकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। किस मेथड से इसका वो करवाया गया, स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन, और फिर उसके पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। अगर को इस स्ट्रक्चर के हवाले से कोई पेपर पब्लिश्ड हुआ है, तो उस पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो, उसकी पबमेड आईडी, ये तमाम चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, ये कब काम आएंगी कि जब हम डॉकिंग करवाते हैं ना, तो हमें कई दफा एक्टिव साइट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती है, तो वो हम डिफरेंट टूल्स से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा अथेंटिक रिसोर्स होती है वो आपकी पब्लिकेशन होती है, कि अगर आपके पास एक प्रॉपर पब्लिकेशन मौजूद है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आप जो काम है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि ये जो प्रोटीन है, इसमें एक ही चेन पाई जाती है। ठीक है, और ये रेड से, इसकी रिसोर्स जो है वो निकाय और रेड से है, और ये इसके स्ट्रक्चर की जो है वो इमेज यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये एक और, मतलब इसी प्रोटीन के अंदर एक और चेन पाई जाती है जो कि रेड से है। इसके अंदर तकरीबन जो सीक्वेंस की लेंथ है वो इतनी है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ठीक है, इस पेप्टाइड को इन्होंने इस प्रोटीन के साथ जो है जब एक्सरे करवाया गया, तो इसको एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर दिया गया था, केरास के सबस्ट्रेट के तौर पर। और ये जो पेप्टाइड है इसमें तकरीबन 11 अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसके जो सबस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन है, ये जिंक का जो मॉलिक्यूल है, जिसको इसके साथ को क्रिस्टलाइज करवाया गया था, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ आ जाती है। इसके अलावा कुछ बफर के मॉलिक्यूल्स होते कुछ बफर के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि एक्सरे के दौरान जो है वो क्रिस्टलाइज होकर आ जाते हैं। तो उसकी भी जो इंफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ओवरऑल हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ से ले सकते हैं। तो अपना स्ट्रक्चर अगर हमें डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से ले लेंगे। स्ट्रक्चर की मजीद, ये तो इस स्ट्रक्चर की समरी थी। ठीक है, फिर मजीद अगर आप इस बटन पे आते हैं, तो यहाँ पर आप अपने इस स्ट्रक्चर को जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन भी है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर जो है वो मूव करवा के देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एनोटेशन के ऊपर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे ये बताता है कि इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्कोप और कैथ। स्कोप और कैथ क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन डेटा बैंक्स हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है इस प्रोटीन का ओवरऑल फोल्ड जो है वो क्या है, ये किस सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, इसके अंदर कौन कौन से डोमेन पाए जाते हैं, किस स्पीशीज से जो है वो इसको लिया गया है। तो ये आपकी स्कोप की क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाती है। फिर इसके अलावा किस एक्सपेरिमेंट से जो है वो उसको किया गया, एक्सरे से किया गया था, उसके पैरामीटर क्या थे, वो इंफॉर्मेशन, इसका सीक्वेंस जो है वो क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर जीनोम में इसके जो कोऑर्डिनेट है, चूंकि प्रोटीन है डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर जेनेटिक रीजन से आ रही है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौन से लिगेंड्स जो हैं इसके साथ अटैच फॉर्म में मौजूद हैं, उसकी केमिस्ट्री और उसके हवाले से डिटेलिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आपका जो पीडीबी डेटा बैंक है वो आपका जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर और उसके एक्टिव साइट की इंफॉर्मेशन, उसके डोमेन की इंफॉर्मेशन, उसके मोटिव्स की इंफॉर्मेशन, और आपका जो लिगेंड है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको पीडीबी डेटा बैंक से जो है वो मिल जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेटा बैंक है, नेक्स्ट जो 3 डेटा बैंक्स है ना, वो हमारे कहलाते हैं केमिकल कंपाउंड डेटा बैंक्स। ठीक है, अच्छा, केमिकल कंपाउंड डेटा बैंक्स जो है ना, चूंकि अभी हमारा ड्रग डिस्कवरी का जो पोर्शन होगा वो सबसे लास्ट वाला होगा, तो इन तीनों डेटा बैंक्स को, ड्रग बैंक को, पबकेम को और जिंक को, इन तीनों को जो है मैं उस वक्त डिस्कस करूंगी जब हम केमिकल कंपाउंड्स के आइसोलेशंस वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक जो है मैंने आपको जीन और प्रोटीन के हवाले से जो नेसेसरी डेटा बैंक्स थे उनको थोड़ा सा गो थ्रू किया है।
तो आज जो है हमने इतना ही डिस्कस करना था। जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम काम करेंगे कि आपका प्रोटीन का सीक्वेंस लेके उसकी मल्टीपल टूल्स के जरिए एनालिसिस कैसे की जाती है, उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे की जाएगी, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कैसे करवाई जाएगी, फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाया जाएगा। तो अगले दो दो जो क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर हम इस पूरे पोर्शन को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेशन शुरू हो जाता है क्वेश्चन आंसर के हवाले से। तो काइंडली अब वन बाय वन आप लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, ताकि फिर सबको जो है वो मौका मिल जाए और उनके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दिए जा सके। जी। मैम डॉकिंग के बारे में कुछ बता देंगे आप? जी मिस गुलनाज, डॉकिंग का तो हमारा लास्ट वाला मॉड्यूल है ना, उसको तो डेफिनेटली इसको थ्योरेटिकली भी बताना है मुझे डिटेल के अंदर। अगर आप जस्ट ये पूछना चाह रही हैं कि डॉकिंग होती क्या है, तो डॉकिंग एक ऐसा कंप्यूटेशनल मेथड है जिसके अंदर अगर आपके पास एक प्रोटीन है जिसको आपने टारगेट किया है, ठीक है, और उस प्रोटीन का ताल्लुक जो है वो किसी डिजीज के साथ है, किसी सिम्टम्स के साथ है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ है, और आपके पास उस प्रोटीन की डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसका सीक्वेंस मौजूद है, उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, और उसकी फर्दर आपने चीजें जो है वो स्टडी की हुई हैं, और आप जो है उस प्रोटीन के फंक्शन को इनहिबिट करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशन, डिफरेंट डिजीज कंडीशन जो बना रही है उसको आप किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन में, वो प्रोसीजर्स जो है वो आपके डॉकिंग प्रोसीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ऑनलाइन टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं और आपके पास डेस्कटॉप बेस्ड टूल भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो डॉकिंग में हम सिंपल क्या करते हैं कि अगर आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और दूसरे साइड पे आपके पास केमिकल कंपाउंड्स की एक लाइब्रेरी मौजूद है, तो आप एक एक केमिकल कंपाउंड को उस प्रोटीन के साथ डॉक करवाते हैं पर्टिकुलर उसकी एक्टिव साइट के ऊपर, और उसका इंटरेक्शन जो है उसको स्टडी करते हैं। जहां पर हमें सबसे लोएस्ट एनर्जी मिलती है जिस भी केमिकल कंपाउंड के साथ, ठीक है, उस केमिकल कंपाउंड को हम कहते हैं दैट कैन बी अवर बेस्ट डॉग कंपाउंड। और ये केमिकल कंपाउंड जो है वो आगे जाके हमारे लिए एक अच्छी ड्रग जो है वो साबित हो सकता है। जी। जी। अच्छा अच्छा तो मैम मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे पास जो प्रोटीन है उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं हमारे पास, तो हमें कैसे पता एक चलेगा? सेकंड, अच्छा प्लीज एक सेकंड, बात सुनिए। मिस कोटलैंड, आपका जो माइक है वो दो जगह से ऑन है, काइंडली उसको चेक कर लीजिए। अच्छा, आप दो जगह से लॉग इन हुई हैं, आपका माइक जो है ना वो इको कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, अब ठीक है। जी बोले। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो खून है, प्रोटीन है, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वेरिएंट को सेलेक्ट करना आपकी प्रोटीन जो है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आप ये है? कहना चाह रही हैं? जी जी जी, तो हम किस वेरिएंट को सेलेक्ट अच्छा। अच्छा काइंडली, मिस्टर मोमिन काइंडली आप थोड़ा सा अपना फिलहाल म्यूट कर लीजिए। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, ये सवाल था मिस कुरतुलैन का। अच्छा मिस कुरतुलैन, देखें आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि आप अपने डिफरेंट जो म्यूटेशंस वाली जो सीक्वेंसेस हैं उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल करना क्या होगा कि देखिए, एक तो ये कि हर म्यूटेशन के लिए एक केमिकल कंपाउंड तो नहीं होगा। हर म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है वो कॉज कर रही है। ठीक है। अब आपने पहले किस पे काम करना है, इट्स टोटली ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक म्यूटेशन जो है वो लंग कैंसर कॉज कर रही है, दूसरी म्यूटेशन जो है वो कुछ और कॉज कर रही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने सबसे पहले तो अपने उस क्वेश्चन को जो है मजीद रिफाइन करना होगा। देन उसके बाद जब आप अपनी पर्टिकुलर वेरिएशन को फाइनलाइज कर लेंगी, उसी के स्ट्रक्चर को आप सेलेक्ट करेंगी और उसी के अगेंस्ट जो है वो आप डॉकिंग करवाएंगे। ठीक है। है।
जी हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ये मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? डॉक्टर अस्मा, काइंडली आप अपनी आवाज थोड़ी सी क्लियर करें, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं है। अगर आवाज क्लियर नहीं तो मैंने ग्रुप वहाँ पर मैसेज चैट पे मैंने अपने मैसेजेस लिखे हैं। इफ यू कैन रीड दैट एंड आंसर मी। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि चैट पे आपने कुछ मैसेजेस लिखे हैं। यस हैव यस यू शेयर क्वेश्चन। दिस डॉक्यूमेंट? अच्छा, डॉक्यूमेंट मैंने अभी शेयर नहीं किया है। डॉक्यूमेंट को, पहला आपका जो क्वेश्चन है डॉक्टर अस्मा, इसका लिंक जो है इस क्लास के फौरन बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन दी गई है काइंडली आप लोग उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग कोई चीज एडिट नहीं करेंगे, ना ही कोई चीज डिलीट करेंगे, ना ही कोई चीज ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा, मुझे कोई कंप्लेन आई, तो फिर मैं इस डॉक्यूमेंट का जो एडिट व्यू है वो आप लोगों से खत्म कर दूंगी। आप लोग सिर्फ इसको व्यू कर सकोगे, लेकिन उसका आप लोगों को नुकसान होगा। तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो मैंने शुरू में कहा था। आपका दूसरा क्वेश्चन है नहीं, मशीन लर्निंग का ताल्लुक सिर्फ डॉकिंग से नहीं है। मशीन लर्निंग तो आप किसी भी जिंदगी के किसी काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, आप कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है? आप चेक करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जो ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है? आपने क्या किया, आपने आपके पास जो साइंटिफिकली प्रूव्ड जो रिजल्ट्स थे ना, आपने उनको एज अ ट्रेनी डेटा सेट लिया और अपनी मशीन को ट्रेन करवाया कि भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये बिहेवियर जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद आपने एक ट्रेनिंग डेटा सेट लिया, टेस्ट डेटा सेट लिया। ठीक है? और उस टेस्ट डेटा सेट के अंदर जो है वो आपने डिफरेंट कंडीशंस डाली और अब उससे पूछा कि ये कंडीशंस हैं तो कौन कौन सी साइकोलॉजिकल बिहेवियर या बिहेवियरल जो कंडीशंस हैं वो सामने आ सकती हैं। तो अब अगर आपका डेटा सेट अच्छा सा ट्रेंड हुआ हुआ होगा ना, तो वो आपके क्वेश्चन का आराम से जवाब दे देगा। तो मशीन लर्निंग को तो हम किसी भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की जो थ्योरेटिकल बेस है ना, वो सेम रहेगी। सिर्फ डेटा और क्वेश्चन जो है ना वो आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर क्या है कि इट्स अ सजेशन दैट एक्सप्लेनिंग दीज कंपाउंड्स और देयर मैकेनिज्म कैन यू यूज अ व्हाइट बोर्ड। अच्छा, व्हाइट बोर्ड, हाँ, अगर कहीं जरूरत हुई तो बिल्कुल डॉक्टर असमा व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करना है और इसके मोटिव को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा देखिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन जो है ना वो आगे आएगी। ठीक है? मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ले सकते हैं। मोटिव क्या होता है? मोटिव जो है आपका किसी भी प्रोटीन का वो रीजन होता है जो कि उसकी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसा कि केरास के केस में मैंने बताया कि केरास जो है वो जीटीपी के साथ बाइंड करती है, यानी कि उसका सबस्ट्रेट है वो। ठीक है? अब जीटीपी एक बहुत बड़ा सा केमिकल कंपाउंड है ना, तो क्या वो पूरी प्रोटीन के साथ, हर अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है? द आंसर इज नो। कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड हैं जिनके साथ आपकी जो प्रोटीन है वो जीटीपी के साथ इंटरेक्ट करती है। उन अमीनो एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा मोटिफ रीजन कहलाता है। ठीक है? जो कि प्रोटीन के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन वो होते हैं जिसमें म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, वो हाइपर वेरिएबल रीजन कहलाते हैं। अच्छा, मोमिन साहब का क्वेश्चन है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अगर आपने कोई असाइनमेंट, असाइनमेंट आप लोगों को मैंने कहा था कि वीकली दूंगी। ठीक है? वीकली आपकी असाइनमेंट होगी।
तो आज हमारा हमने एक छोटा सा पार्ट जो है वो अपने इस पोर्शन का, इस जर्नी का कंप्लीट किया है। तो इसकी असाइनमेंट आप लोगों को या तो रात तक इसी इसी के अंदर दूंगी। देखिए असाइनमेंट जो है ना वो आपका इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मैं असाइनमेंट की फॉर्म में दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए चीजों को मैनेज करना जो है वो आसान हो, एक ही जगह पे चीजें हों। तो आज रात तक या मैक्सिमम कल सुबह तक इंशाल्लाह आपके पास सारे असाइनमेंट्स या जो क्विजेस जो मैं करने को दूंगी वो आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मिस अनुषा कह रही हैं कि मेरी आवाज जो है वो बहुत कम है और ऑडिबल है, बट वो कम है। आई डोंट नो कि ये इशू सबके साथ है या ये सिर्फ एक जगह पे इशू आ रहा है। दूसरा है, मिस माहम कह रही हैं कि आप कितना ट्रस्ट जो है वो कर सकती हैं। तो इसका जवाब तो मैं आपको कल ही दिखा चुकी हूँ। कितने रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं आपको मैंने कल जो दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग डिस्कवरी के ऊपर आए हैं। और मैंने भी आपको स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। आप अंदाजा करें कि ईयरली न जाने कितने हजारों रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश होते हैं। अगर कोई ये अथेंटिक नहीं होते तो क्या ये रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश होती? मेरा सवाल आपसे उल्टा। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटेशनल अप्रोचेस हैं उसके बाद जो है हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, द आंसर इज नो। यस। कंप्यूटेशनल एनालिसिस, यस कंप्यूटेशनल। मैम। मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हम कोई सीक्वेंस यहाँ से लेते हैं और देखते हैं जी, जिसपे बहुत कम अगर पब्लिकेशंस हुई हुई हैं, लाइक एक हुई हुई है, तो अगर हम उसको फर्दर करना चाहते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट, तो एट व्हाट पॉइंट मतलब हमें कितना उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? कंप्यूटेशनल मेथड्स के बाद जो आपके पास आंसर्स आते हैं ना वो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो ऑलरेडी सेव कर चुके होते हैं। अब वो जो रिजल्ट्स आए होते हैं ना उनको आप डायरेक्टली फिर एक्सपेरिमेंट के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और करना चाहिए। ठीक है, जब आप ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन भी जब आप पढ़ेंगे ना तो मैं आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस पढ़ा रही हूँ। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो लाजमी तौर पर एंड होता है लैब के अंदर जाके। यानी कि अगर को फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि हमने कहा कि सिर्फ एचजे की, चलो बात करती हूँ, मेरा ताल्लुक चूंकि एचजे से रहा है। मेरी रिसर्च का जो जर्नी थी वो वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का पार्ट रही। मेरा जो मतलब प्रोफेशनल करियर है वो इन्हीं जगहों पर जो है वो एसोसिएटेड रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर प्रोटियोमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी में भी मैंने एक दो साल वहां पर भी जॉब की थी एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर। तो ये दो तीन जगहों पे मेरी जो है वो फिजिकल इंटरेक्शंस जो है वहां पर रहे हैं। तो एचईजी के अंदर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना वहां पर हर साल पता नहीं कितने पीएचडी निकलते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, जैसे नीम ट्री हो गया, कलौंजी हो गया, जो आपकी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे केमिकल कंपाउंड्स को निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी चेक करते हैं कि आइदर उनमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंटी पायरेटिक एक्टिविटी है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी है, कोई रेजिस्टेंस अगर उसके अगेंस्ट आ रही है, तो इस किस्म की कोई एक्टिविटीज है तो उसके वो जर्नल बायो ऐसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह दुनिया में पता नहीं कितनी ही लैब्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्स की एलुसिडेशंस कर रही हैं। अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स को अगर वो मैं लैब में खड़े होके अपनी प्रोटीन के अगेंस्ट वन बाय वन टेस्ट करना शुरू कर दूं तो आपको भी अंदाजा होगा कि मुझे कितना सारा केमिकल कंपाउंड और कितना ही टाइम चाहिए होगा। तो एक मेरा पीएचडी कंपाइल होने में शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, बट उसका रिजल्ट मैं ना निकाल सकूं। कंप्यूटेशन बायोलॉजी ने आपकी जिंदगी को आसान ये कर दिया कि वो जो आपके पास मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड का डेटा था, उस मिलियन ऑफ केमिकल कंपाउंड के डेटा को आप सम अप कर सकते हो विद 10 और 15 केमिकल कंपाउंड के साथ, जो कि आपके बेस्ट लीड हो सकते हैं। उन 10 या 15 केमिकल कंपाउंड को लैब के अंदर टेस्ट करना, इसमें ना ही आपको ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब आपकी जर्नी जो है वो रिसर्च की जर्नी, वो जो कई सालों की थी वो जस्ट फ्यू मंथ्स के ऊपर या फ्यू वीक्स के ऊपर रह जाएगी। तो आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको फाइनली लैब के अंदर टेस्ट करेंगे, इन विट्रो भी और इन वीवो भी। ठीक है, if I retrieve a ओके sequence मैम। from UniProt, NCBI check, uh, confirm what actually present the same biological entry before using current system.
देखिए, एनसीबीआई हो, यूनिप्रॉट हो, या जो भी प्लेटफॉर्म है ना, इनके अंदर कोई भी चीज जो है रैंडमली नहीं डाली जाती। ऐसा नहीं है कि मैं और आप जाएं अपनी मर्जी से उसमें चीजें जो है वो डालना शुरू कर दें। इनमें सबमिशंस के बकायदा पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो आपसे एविडेंस मांगते हैं कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं, इसको कहीं आपने पब्लिश करवाया है, इसका कहीं डेटा, कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है। और वो एविडेंस लाजमी नहीं है कि वो वेट लैब ही हो। अगर आपने इस पे कोई थ्योरेटिकल वर्क किया है, कोई आपने मैथमेटिक मॉडलिंग की है, कोई आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है, और फिर उसके बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन की है या आपने कोई सजेशंस दी हैं, तो उन सब चीजों को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको एंटर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा बैंक में। अच्छा, आवाज का इशू वो ये कह रहे हैं कि मोमिन साहब के वो लैपटॉप में तो सही आ रही है, पीसी में सही आ रही है, मोबाइल में कम है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस जवेरिया, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ हुआ यस मैम, मुझे है। एक जी जी। क्वेश्चन ये करना था कि जब हम अपने एसएनपी का डेटाबेस देख रहे थे उसमें से कुछ जो थी वो रिव्यूड थी और कुछ अनरिव्यूड थी एक सेकंड, हम दोबारा पब्लिकेशंस। जाते हैं। तो हम जा नहीं, एस एन पीज के अंदर कह रही हैं आप या जन यूनिप्रॉड पे कह बैंक रही में हैं? आई एम कंफ्यूज्ड, यूनिप्रॉड, इनमें से एक में था। यूनि यूनिप्रॉड पे था वो। यूनिप्रॉड पे था वो। जो रिव्यूड और अनरिव्यूड की आप बात कर रही हैं वो ये था। इसकी बात कर रही हैं? जी मैं इसी की बात कर रही हूँ। अगर जी जी। हम रिसर्च करें और उसमें जो अलाइन करा है वो अनरिव्यूड वाला है तो हम क्या वो वाला यूज कर सकते हैं या फिर रिव्यूड को आप हमने नहीं यूज करना देखिए। होता है? अच्छा देखिए, जब आप टॉकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स के लिए जरूरी होता है कि हम रिव्यूड को लें। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई दफा कि हमारे पास रिव्यूड की एंट्री ऐसी होती ही नहीं है कि जिन पे हम मजीद जो है वो रिलाय, या हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसके लिए फिर हमें उसको फर्दर अथेंटिकेट करने के लिए ना मुख्तलिफ जगहों से सहारा लेना पड़ता है। यानी कि उसके हवाले से हमें डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, एक बात सुने मेरी, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर जो केरास के हवाले से 113 एंट्रीज जो है ना वो यूनिप्रोट के भी डेटा बैंक में मौजूद हैं। ये 113 जो प्रोटीन्स हैं, इनमें से जस्ट 56 रिव्यूड है और 57 जो है वो स्टिल अनरिव्यूड है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो रिव्यूड हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? कोई है आइडिया कि इनको रिव्यूड जो, कि हम किसी को कह रहे हैं कि रिव्यूड है, किसी को कह रहे हैं कि रिव्यूड नहीं है, तो जिनको हम कह रहे हैं कि रिव्यूड नहीं है उन वो कैसे है? कुछ अंदाजा है इस चीज का? आई गेस उस पे दोबारा से रिसर्च होती होगी, सेम उसी प्रोसेस को जैसे साइंटिस्ट करते होते हैं तो वो डबल चेक हो जाता है। देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि अगर वो उस रिलेटेड कुछ रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि सबसे सबसे बेस्ट वे होते हैं किसी ऑथेंटिकेट करने का। ठीक, लेकिन इसके अलावा कुछ कंप्यूटेशनल टूल्स ऐसे हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक मॉडलिंग के मेथड्स ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी चीजों को, अपने डेटा को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी एंट्री जो है वो रिव्यूड के अंदर आ जाती है। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो डेटाबेस की मैनेजमेंट का काम है, डेटाबेस की जो मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट का जो काम है ना, ये बहुत ही हाई पेड जॉब्स होती हैं। अब अंदाजा करें आप कि यूनिप्रॉट के अंदर मैंने जस्ट केरास को सर्च किया था तो 9,000 के करीब कुछ प्रोटीन्स आई थी, जिसमें से जस्ट फ्यू 200 के करीब कुछ जो प्रोटीन थी ना वो आपकी कहना चाहिए वो थी रिव्यूड थी, बाकी सारी की सारी अनरिव्यूड थी। तो अब अंदाजा करें आप कि जो इतनी सारी अनरिव्यूड हैं, इनको इन पे कौन काम करेगा? इनकी क्यूरेशन कौन करेगा? इनकी क्यूरेशन कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट ही कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट के लिए, बहुत बड़ा गैप है कि आप इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और इसको कैसे स्टडी कर सकते यस मैम, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? हैं। व्हाई नॉट? जब हम स्निप्स का देख रहे थे तो उसमें उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आता है कि ये पैथोजेनिक है और ये लाइकली पैथोजेनिक है। बिल्कुल। तो द क्वेश्चन इज कि हम कितने सैंपल की बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं, या
डिसाइड करते हैं ये पैथोजेनिक ही है? मतलब कितने सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होते होंगे? अच्छा, उसके लिए ना आपको ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया है ना, एक सेकंड हम जाते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ना अपना मिस जवेरिया, आपको जो है ना कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे कि ये जो आपकी जो क्लासिफिकेशन हो रही है जिसमें आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन दिस बेसिस, उसके बैक साइड के ऊपर जो है वो क्या फिनोमेना लगा हुआ है, क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सी प्रोबेबिलिटी वर्क कर रही है। और डेफिनेटली ये डेटा सेट जो है वो कोई छोटा नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि ये बात हमें भी पता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका डेटा, जब हम कोई स्पेशली कोई प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं या किसी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा डेटा कम है और वो इतना कोई वैलिडेटेड डेटा भी ना हो, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है या जो हमारी सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं वो आपकी फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम उसको कह तो रहे हैं कि पैथोजेनिक है, लेकिन चूंकि बैक साइड पे हमारा डेटा सेट ही इतना कम था, तो पॉसिबल ही है कि जब हमारा डेटा सेट हम एक्सटेंड करें तो जिसको हम पैथोजेनिक कह रहे थे वो आगे जाके नॉन पैथोजेनिक हो या लाइकली पैथोजेनिक हो या प्रोबेबली पैथोजेनिक हो या बनाइन निकल आए। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि कितने नंबर ऑफ चाहिए होते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। और फिर भी मजीद डिटेलिंग चाहिए तो इसके लिए आपको फिर रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेंगे कि आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपके पास आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से और इसकी जो क्लासिफिकेशन जो है, एसएनपी की जो क्लासिफिकेशन हो रही है, इसके हवाले से आपको नंबर ऑफ पेपर विद डिफरेंट एल्गोरिदम जो है वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी जी, जी, मैं बिल्कुल ये करिए, क्या समझती हूँ कि डॉक्टर्स को जैसे बिल्कुल करिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, तो आई थिंक सो कि क्लिनवार के बेसिस पर हम करते हैं। जो एसीएमजी क्राइटेरिया होता है अमेरिकन कॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, जिसमें हम बिनाइन, लाइकली बिनाइन, पैथोजेनिक, लाइकली पैथोजेनिक और वेरिएंट ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस, हम उस तरह से डिवीजन होती है। तो यहाँ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आई थिंक सो क्लिनवार के बेसिस पर बात करी जा रही थी। लिनवर्ड तो खुद एक टूल है, और कोई टूल जो है ना वो खुद से नहीं करता, उसके जी बैक साइड के ऊपर जी, एल्गोरिथम्स होता तो है। ठीक है। अच्छा जी इसका, अच्छा इसका ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसके अंदर कोई एक टूल के ऊपर जो काम किया हुआ होता है ना, उसका एक कोई पेपर जो है वो दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा ही क्लियर हो जाए। जी जी जी, तो बस मैं यही समझ रही थी कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनवार ओवर हियर। क्लीन बार तो आप जिस तरह से देखिए, ब्लास्ट अभी नेक्स्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट उसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक ब्लास्ट भी है। ठीक है। अब ब्लास्ट जो है हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जो है हमें बताता है कि हमारी प्रोटीन जो है उसके होमोलोगस सीक्वेंसेस क्या है। ठीक है। तो ब्लास्ट बताता तो है, लेकिन ब्लास्ट ये जो बता रहा है ना ये किसी एल्गोरिदम की बुनियाद पे बता रहा है। वो एल्गोरिदम क्या है एक्चुअली, वही की है। ब्लास्ट तो जस्ट एक आला कार हो गया ना। ठीक है। कि भाई अब आप यूं समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है एक ड्राइवर चला रहा है, तो क्या गाड़ी जो है वो ड्राइवर से चल रही है? अगर कोई इंजन निकाल दें तो गाड़ी चल जाएगी? तो डेफिनेटली गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन जरूरी है उसको चलाने के लिए, उसमें पेट्रोल डालना भी जरूरी है, मतलब मल्टीपल फैक्टर है कि जो जिसको सबको मिला के इन कॉम्बिनेशन में वो गाड़ी चलेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्लास्ट जो है वो एक आला कार है, लेकिन ब्लास्ट जिस मॉडलिंग पे काम कर रहा है, जिस मैथमेटिकल फॉर्मूले पे, जिस एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है, एक्चुअली वो एल्गोरिदम जो है वो बता रहा है हमें कि ये काम ऐसे हो रहा है। Ma'am, I did a clinical work. I am from biotechnology and did my MPhil in the course supervision of pharmacology. तो ये जो clinical significance है ना, after performing the animal testing and the slides interpretation, तो फिर इनोवा लगते हैं, फिर मीन, मीडियन, मॉड एंड सिग्निफिकेंस की आपकी एक वैल्यू होती है 0.05। सो आफ्टर ऑल गोइंग थ्रू ऑल द प्रोसेसेस और फिर ये डेटा जो है सबमिट होता है, तो आई गेस ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और पैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल सब एनालिसिस के बाद आई गेस ये वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो कि सबमिट मैंने होती है। मैंने यही कहा कि ये आपकी बैक साइड के ऊपर स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं
अब वही नहीं फॉर्मूला की बुनियाद पे, इनका क्वेश्चन ये नहीं था, इनका क्वेश्चन ये था कि कितने डेटा के ऊपर हम इन चीजों को क्लासिफाई करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कोई। अब जो मैं समझ रही हूँ वो ये कहना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एसएमपीज आ गई हैं, तो उन 100 एसएमपीज की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप इसको इस तरह से क्लासिफाई कर देंगे। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और ये जितनी ज्यादा होगी इतना ही रिजल्ट आपका ज्यादा अथेंटिक होगा। जी, तो ये वेरिएंट व्यूअर समझना था, वो जो नीचे वेरिएंट व्यूअर था ना, कैन यू एक्सप्लेन दैट? वेरिएंट व्यूअर, वो जो डायग्राम था ना, डीवी स्निप में ही था वेरिएंट। हाँ, आप यस दिस। यही, यस। ठीक जी है। जी जी। इसमें आपको क्या 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 समझ गया, देखिए इसमें इन्होंने मुझे पूरा सिंपली क्या रीड बताया। करता, लाइक एक आपने कहा कि रेफरेंस है, एक हमारा है, फिर उसके बाद में व्हाट कैन बी फर्दर आइडेंटिफाई इन दिस इमेज? अच्छा, एक तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये आपका रेफरेंस का हो गया, ये आपका म्यूटेशन का हो गया, ठीक है। ये जो आपकी ग्रीन बार है, ये आपके पूरे जो जीनोमिक रीजन है, केरास का जो जीन का जो रीजन है ना, इस पे देखिए जब मैं कर्सर लेके आ जाती हूँ तो ये इस पूरे न्यूक्लियोटाइड रीजन को जो है वो एनोटेट कर रही है। यानी कि ग्रीन लाइन जो है वो आपकी पूरी जो केरास की जो जीन है उसको सिंपली यहाँ पर ये बता रही है, ठीक है। अब इस के रास के अंदर जो है इन्होंने कहा है कि मल्टीपल म्यूटेशंस जो है वो आती हैं। आपकी म्यूटेशन किस जगह पे, यहाँ पर इन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा अभी देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल RS ID है, ये भी एक RS ID है, ये भी एक RS ID है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास TCGA जो है वो एक और डेटा बैंक होता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर ये भी एक RS ID है, ये दो सीक्वेंस बताया हुआ है इन्होंने, तो ये भी एक RS ID है। तो आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो आपकी इस पर्टिकुलर जीन के अंदर बहुत सारी RS IDs जो हैं वो मौजूद है, म्यूटेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये म्यूटेशंस जो हैं वो आपकी देखें सारी की सारी पैथोजेनिक तो नहीं है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास जस्ट 46 जो थी वो पैथोजेनिक निकली थी। द रेस्ट ऑफ जो थी वो आपकी साइनोनिमस भी हो सकती हैं, आपकी मिससेंस भी हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये देखें आपके पास ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, इसके अंदर जो भी म्यूटेशन के हवाले से या चेंजेस के हवाले से जो बात की गई है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, किलन वॉर से आई हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला जो रीजन है, ये वाला इस वक्त तो आपको रीजन है, इसमें जो इंफॉर्मेशन आई हुई है वो आई हुई है रेफरेंस SNP DB SNP डेटा बैंक से, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो इंफॉर्मेशन आई है, ये भी आपकी क्लिनिकल, ये क्लिनिकल DBSNP से आई हुई, ऊपर वाली लाइव रेफरेंस SNP से आई हुई थी, ठीक है। फिर ये वाली जो इंफॉर्मेशन आई हुई है ये साइटेड वेरिएशन है, जो कि लोगों ने डिफरेंट आर्टिकल के अंदर साइट करके निकाली है केरास के हवाले से। फिर उसके बाद ये वाला जो 1000 जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें जो केरास के हवाले से जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन है उसको बताया गया है। यहाँ पर ये स्प्लाइस डोनर रीजन के हवाले से, फिर ये मिससेंस के हवाले से, फिर फ्रेम शिफ्ट के हवाले से। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो म्यूटेशंस हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और उसी को यहाँ पर शो किया गया है। ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन कह रहे हो ना, तो समटाइम्स वी हैव द एरोज ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनदर वन वी हैव द एरोज ऑन द राइट हैंड साइड। ये ग्रीन आप लाइन पे। इसकी बात कर रही हैं। जी जी जी। अभी इन एरोज आपके लेफ्ट पे बता रहे हैं ना, कोई और अगर हम चीन करते हैं तो कभी एरोज राइट पे होते हैं उसके। ये आई थिंक जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ इसका ताल्लुक आपका फॉरवर्ड स्टैंड और रिवर्स स्टैंड से होगा। मतलब यहाँ पर रिवर्स स्टैंड बता रहा है, तो रिवर्स स्टैंड इज वेयर, आई मीन के म्यूटेशन रिवर्स स्टैंड पे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यस, आपकी म्यूटेशन ही आपकी जीन जो है वो रिवर्स स्टैंड के ऊपर पाई ओके, जाती है, हाँ, यस, जीन इज ऑन द रिवर्स स्टैंड, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन, चलिए ओके, अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस मीटिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो रात तक या कल मॉर्निंग तक जो है वो इसी डॉक्यूमेंट में अपडेट करके इसका लिंक जो है आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोग ओके मैम, थैंक यू टाइम सो मच, हैव अ नाइस डे। को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
एक्सक्यूज मी मैम, आप वो जो जी जी डॉक्यूमेंट की बोले। बात करी थी उस आप सिर्फ अगर व्यू एक्सेस डॉक्यूमेंट तो भी वो कॉपी पेस्ट हो सकता है, तो आप व्यू एक्सेस के साथ शेयर करते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ उसको, मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।